एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार उत्तराखंड की हिस्ट्री सीरीज़ में, जो कि हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने उत्तराखंड के इतिहास में पुरातात्विक साक्ष्य देखे। ठीक है, फिर उसमें पुरातात्विक साक्ष्य में हमने कप मार्क्स, फिर शैल चित्र देखे। उसके बाद हमने कुछ वंशों के बारे में बात करी। ठीक है, तो आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है चंदवंश। ठीक है, और चंदवंश ये मान के चलो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, मतलब मेंस में दो क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे बड़े ही डिटेल में। देखो, 2 क्वेश्चन तो आपको मेंस में पूछे ही जाएंगे, किससे? चंदवंश से। और साथ में प्रिलिमिनरी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? इस टॉपिक से बनते हैं, चंदवंश से। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीधे ही क्या करते हैं, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सीधे ही चंदवंश को। ठीक है, तो चंदवंश में भाई टोटल राजा कितने थे? टोटल राजा थे 62 राजा थे इसमें। ठीक है, चंदवंश में। ठीक, और चंदवंश के संस्थापक किसको कहा जाता है? तो सोमचंद। अब सोमचंद और थोअरचंद, कुछ लोग कहते हैं कि थोअरचंद क्या है, चंदवंश के संस्थापक हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि सोमचंद क्या है, चंदवंश के संस्थापक है। अब जैसे आपके इतिहासकार हैं एटकिंसन हो गए या बीडी पांडे हो गए, ये क्या मानते हैं? चंदवंश के संस्थापक सोमचंद को मानते हैं। ठीक है, लेकिन थोअरचंद जैसे हैमिल्टन हो गए, ठीक है, हैमिल्टन हो गए, ठीक, और जो डब्ल्यू फ्रेजर है वो किसको मानते हैं चंदवंश का संस्थापक? तो थोअरचंद को मानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कुमाऊं का इतिहास। ठीक है, तो कुमाऊं का इतिहास जो पुस्तक है वो किसने लिखी है भाई? बीडी पांडे जी ने लिखी है ना। और जो किंगडम ऑफ नेपाल हो गया, द रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल हो गया। ठीक है, तो जब ये जो दूसरी किताब है किंगडम ऑफ नेपाल है, ठीक है, ये जो किंगडम ऑफ नेपाल ये किसने लिखी है भाई? हैमिल्टन ने लिखी है। ठीक है, द रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल ये किसने लिखी है? डब्ल्यू फ्रेजर ने लिखी है। ठीक, तो ये जो तीनों ही बुक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक, तो ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं सोमचंद के बारे में। ठीक है, सोमचंद के बारे में देखते हैं। तो देखो, सोमचंद आया कहाँ से था? तो सोमचंद आया था इलाहाबाद के झांसी से। ठीक है, कहाँ से आया था? इलाहाबाद के झांसी से आया था। और कहाँ पर आया था? तो कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव या गंभीरदेव बोरा। देखो, ब्रह्मदेव तो इसका एक नाम था, इसका दूसरा नाम क्या था? गंभीर देव बोरा था। ठीक है, इनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम क्या था? चंपा। और चंपा के साथ क्या हुआ था? सोमचंद का विवाह हुआ था। तो जब सोमचंद का विवाह हुआ था चंपा के साथ, तो जो कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव था उन्होंने सोमचंद को क्या दिया था? 12 बीघा दहेज दिया था। 12 बीघा जो भूमि है उसको क्या दिया था? दहेज में दिया था। तो सोमचंद ने जो चंदवंश की स्थापना है वो 12 नहीं है, 15 बीघा है। ठीक है, मैंने गलती से शायद 12 बीघा बोल दिया सॉरी। ठीक है, तो ये जो सोमचंद है इन्होंने क्या करा था कि 15 बीघा जो दहेज की भूमि मिली थी, यहीं से इन्होंने क्या कर लिया था? चंदवंश की यहाँ पर स्थापना कर ली थी। ठीक है, अब देखो सोमचंद ने यहाँ पर क्या क्या बनवाया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राजबुंगा का किला, बहुत बार पेपर में आता है कि राजबुंगा का किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था भाई? वो करवाया था सोमचंद ने करवाया था। और कहाँ पर करवाया था? तो चंपावत में करवाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी आकृति कैसे थी? अगर आकार की आप बात करो तो इसका जो आकार था वो क्या था? अंडाकार आकृति का था। ठीक है, अब इसने क्या करा था कि चरालों की नियुक्ति करी थी। और बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया कि देखो 4 चरालों की नियुक्ति किन्होंने करी, किसने करी है? तो सोमचंद ने करी है। ठीक है, अब चरालों की नियुक्ति क्यों करी है भाई? तो जो किला है, किले की जो देखभाल करने के लिए, ये है ना, वो क्या करी है? चरालों की उसमें नियुक्ति करी है। ठीक है, तो इसमें 4 चराल कौन कौन से थे? एक तो चौधरी थे, एक बोरा थे, एक कार्की था और एक तड़ागी था। तो ये जो चराल थी, ये यहाँ से 4 जातियाँ भी निकलती है। और यही 4 जातियाँ आज आपके बीच में भी तो देखने को मिलती है। चौधरी हो गया, बोरा हो गया, तड़ागी हो गया या कार्की हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपसे क्वेश्चन में कभी भी पूछ सकता है कि चरालों की नियुक्ति किस राजा ने करी थी, किस चंद राजा ने करी थी? तो सोमचंद ने करी थी। और कौन चराल थे? तो चौधरी हो गया, बोरा हो गया, कार्की हो गया और तड़ागी हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब क्या हुआ था? इन्होंने फर्स्ट आक्रमण किया था। ठीक है, सोमचंद ने एक आक्रमण किया था। ठीक है, और पहला आक्रमण किस पे किया था? दूनकोट के रावत राजा पर करा था। किस पे करा था भाई? दूनकोट के रावत राजा पे करा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। ठीक है, कि दूनकोट के रावत राजा पर किसने आक्रमण करा था? सोमचंद ने करा था भाई। ठीक है, सोमचंद ने करा था। ठीक, सोमचंद ने करा था। और वहां पर जो सेनापति था, ठीक है, जो क्या था? सेनापति था, जिसने क्या करी थी? सोमचंद की मदद करी थी। उसका नाम क्या था? तो कालू तड़ागी था। क्या था? कालू तड़ागी था। ठीक है, और इसी के नाम पर चंपावत को क्या नाम से जाना जाता है? कुमू काली के नाम से जाना जाता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है कभी भी एग्जाम में कि चंपावत का नाम जो कुमू काली है वो किसके नाम से जाना जाता है? कुमू काली, तो वो किसके नाम से जाना जाता है भाई?
कालू तड़ागी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसने देखो चरालों की नियुक्ति तो करी थी, चरालों की नियुक्ति तो करी थी, साथ में इन्होंने क्या करी थी, ब्राह्मणों की नियुक्ति भी करी थी। ठीक है, 4 चराल कौन थे भाई, चौधरी, ठीक है, चौधरी थे, बोरा थे, ठीक है, बोरा हो गया है ना, उसके बाद कौन है, उसके बाद कार्की हैं, ठीक है, कार्की के बाद तड़ागी हैं, तड़ाकी हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो 4 चराल हो गए। ठीक है, ये तो क्या हो गए भाई, 4 चराल हो गए, लेकिन ब्राह्मणों की नियुक्ति भी इन्होंने करी थी। ठीक है, और 4 ब्राह्मण कौन थे, इन 4 ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है, चौथानी ब्राह्मण कहा जाता है। एक थे पांड्य, ठीक है, एक ब्राह्मण क्या थे, पांडे थे, क्या थे, पांडे थे भाई। ठीक है, और ये क्या काम करते थे कि ये राजगुरु होते थे या पुरोहित होते थे ये। ठीक है, फिर होते थे बिष्ट, बिष्ट क्या होते थे, करदार होते थे, जो वर्तमान में आप पटवारी का एग्जाम देते हैं ना, वैसे ही काम ये भी करते थे, करदार। ठीक है, कौन करते थे, बिष्ट करते थे। ये क्या करते थे भाई, राजस्व एकत्रित करने का काम भी करते थे, राजस्व को इकट्ठा करने के काम भी करते थे। फिर आता है सिमल्टिया, फिर क्या आता है, सिमल्टिया, और फिर क्या आता है भाई, जोशी जी आते हैं। ठीक है, जोशी जी मतलब जोशी आते हैं, और इनका क्या था, दीवानी पद था। तो मुझे उम्मीद है कि देखो 4 चरालों की नियुक्ति हो गई या चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति हो गई, वो किन्होंने करी थी, तो सोमचंद ने करी थी। किन्होंने करी थी भाई, सोमचंद ने करी थी। ठीक है, सोमचंद ने करी थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने क्या करी थी कि कुमाऊं में एपण कला की शुरू करने का श्रेय भी किसे जाता है, सोमचंद को जाता है। किसको जाता है भाई, एपण कला शुरू करने का श्रेय तो सोमचंद को जाता है। इसने क्या करा था, कुमाऊं में एपण कला शुरू करी थी। एपण गल ऑफ उत्तराखंड किसे कहते हैं, तो मीनाक्षी खाती को कहते हैं। कई बार ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि एपण गल ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है, एपण गल ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है, एपण गल ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भाई, मीनाक्षी खाती को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, मीनाक्षी खाती को कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं में पंचायती व्यवस्था शुरू करी थी। ठीक है, कुमाऊं में जो पंचायती व्यवस्था है वो किसने शुरू करी थी, सोमचंद ने शुरू करी थी। ठीक है, ठीक है, जरा स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम पंचायती व्यवस्था की बात कर रहे हैं। कुमाऊं में जो पंचायती व्यवस्था थी वो किसने शुरू करी थी, सोमचंद ने करी थी। और पंचायती कचहरी को क्या कहा जाता था चंद्रवंश में, तो पंचविसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पंचनवीसी कहा जाता था, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ पद थे और जो क्या करते थे, कर एकत्रित करते थे, मतलब जिनका काम क्या था कि टैक्स को एकत्र करने का काम था। उनका नाम क्या था, वो क्या थे, सयाना थे, बूढ़ा थे और कमीण थे। तो ये जो 3 पद हैं, ये 3 पद क्या काम करते थे भाई, टैक्स इकट्ठा करने का काम करते थे, टैक्स को इकट्ठा करने का काम करते थे। ठीक है, इकट्ठा करने का काम करते थे। ठीक है, वो कौन करते थे, सयाना हो गए, बूढ़ा हो गए और कमीण हो गए। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर सोमचंद एक मांडलिक राजा था। देखो मांडलिक राजा किन्हें कहते थे, मांडलिक राजा उन्हें कहते थे जो किसी अन्य राजा के अंडर में काम करते थे। ठीक है, अब सोमचंद किसके अंडर में काम करते थे, तो जो रेका राजा हो गया या जो डोटी राजा हो गया, जयदेव मल्ल, उनके अंडर में सोमचंद क्या करते थे, काम करते थे। ठीक है, डोटी राजा मतलब नेपाल के राजा, ठीक है, गोरखा राजा, ठीक है, क्या, गोरखा राजा भी कह सकते हैं इनको आप। ठीक है, क्या कह सकते हैं, गोरखा राजा भी कह सकते हो। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट है कि सोमचंद क्या था भाई, एक मांडलिक राजा था। मांडलिक मतलब जो किसी दूसरे राजा के अंडर में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अलग सा फैक्ट है, ये मतलब आपके एग्जाम मतलब इस चैप्टर के उससे नहीं है, एस्पेक्ट से नहीं है, कि जो घोड़ा खाल में जो सैनिक स्कूल है, ठीक है, जो घोड़ा खाल में क्या है, मिलिट्री स्कूल है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में हुई थी। ये कभी क्वेश्चन आया होगा किसी एग्जाम में, तो यहाँ पर ये लिख दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो गया है, नोट डाउन करके रखा है। बाकी आपको सोमचंद के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो सारी की सारी दे दी गई है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर सोमचंद के बाद सोमचंद का पुत्र क्या बनता है, राजा बनता है, और उसका नाम क्या होता है, आत्मचंद। अब इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, आत्मचंद के बाद कौन बनता है राजा, पूर्णचंद बनता है। इसके बारे में भी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। आत्मचंद कौन था, सोमचंद का पुत्र था। ठीक है, पूर्णचंद के बाद कौन बनता है राजा, तो इंद्रचंद बनता है भाई। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने इंद्रचंद ने क्या करा था, ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आया है कि ये कुमाऊं का प्रथम राजा था जिसने तिब्बत और नेपाल के साथ क्या, किस चीज़ का व्यापार करा था, तो रेशम का व्यापार करा था भाई। किस चीज़ का व्यापार करा था, तो रेशम का व्यापार करा था। ठीक है, अब जो व्यापारी होते थे, जो रेशम का व्यापार करने वाले जो व्यापारी होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, पटवे व पटवा कहा जाता था। ठीक
ठीक है, क्या कहा जाता था, पटवा या पटवे कहा जाता था। ठीक है, तो इन्हीं के एस्पेक्ट में एक प्रथा चली थी यहाँ पर, पटरंग प्रथा। और पटरंग प्रथा क्या थी, झूठ बोलने वाली एक प्रथा थी। मतलब ऐसा कहते थे कि इस प्रथा में क्या होता था कि अगर हम कहेंगे, झूठ कहेंगे रेशम के एस्पेक्ट में, ठीक है, कि हमारा रेशम भाई इतना नहीं, इतना ही हुआ केवल, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि रेशम का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। ठीक है, ऐसा कहते थे मतलब उस टाइम पे। अब बढ़ता था या नहीं पता, नहीं बढ़ता था वो तो इंद्रचंद को ही पता होगा, बट वहाँ पर क्या चलती थी, एक पटरंग वाली प्रथा चलती थी। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर एक चीज़ है कि उत्तराखंड में रेशम बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है, जो उत्तराखंड में जो रेशम बोर्ड का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है भाई, प्रेमनगर देहरादून में है। ठीक है, प्रेमनगर देहरादून में है। और बाकी जो इत्र वगैरह बनता है ये तो आपको पता ही है, सैला कुएं में बनता है। ठीक है, एरोमा पार्क कहाँ पर है, तो काशीपुर में। ये मैं आपको बहुत बार कहाँ पर बता चुका हूँ, इकोनॉमिक सर्वे में बता चुका हूँ। ठीक है, मैं अगेन कहूँगा कि जिन्होंने भी इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, वो ज़रूर इस जो ये चैनल है इसकी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सीधे सीधे लिखा गया है कि उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे और उत्तराखंड बजट। ठीक है, उत्तराखंड बजट की एक क्लास है और इकोनॉमिक सर्वे की 5 क्लासेस है, और वो 5 क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी आने वाले एग्जाम में। ठीक है, जो 2026 में एग्जाम दे रहे हो आप, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भाई। फिर आता है, उसके बाद आता है इंद्रचंद के बाद आता है वीणाचंद। इंद्रचंद के बाद कौन आता है, वीणाचंद। और इसी के टाइम पर क्या हुआ था, खस जाति के राजा बीजड़ या जीजड़ ने वीणाचंद को हराकर 200 सालों तक क्या करा था, इसको जो राज था, ठीक है, जो क्या चल रहा था, जो चंद वंश का राज्य चल रहा था, उसको अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चंद वंश को किस राजा ने हराया था, किन्होंने हराया था, सॉरी, किस जाति ने हराया था, या किस जाति के राजा ने हराया था, तो खस जाति के जीजड़ या बीजड़ ने क्या करा था, इनको हराया था। और उसके बाद चंद वंश की जो भूमि थी वहाँ पर 200 सालों तक किसने राज करा था, तो खस जाति ने करा था। ठीक है, अब क्या होता है 200 सालों बाद, मतलब 200 साल चल रहे होंगे, एक वीर सूरवीर आता है, ठीक है, चंद वंश का, ठीक है, वो आता है वीरचंद। उसका नाम ही क्या है, वीरचंद है। और इसने क्या करा, चंद वंश की पुनः स्थापना करी। मतलब जो खसों का अंत हुआ था, वीरचंद ने खसों के अंतिम राजा सोपाल को क्या करा था, हराया था। ठीक है ठीक है, अब जब इसने सोपाल को हराया था, तो सोपाल कौन था भाई, खस जाति का राजा था, खस राजा था। ठीक है, अब इसको क्या हराया था, इसने क्या करा था, हराया था। ठीक है, किसने हराया था भाई, किसने हराया था, वीरचंद ने हराया था। किसको, सोपाल को हराया था। और उसके बाद पुनः क्या करा था भाई, चंद वंश की स्थापना कहाँ पर कर दी थी, यहाँ पर कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो वीरचंद था, यहाँ पर उसका सेनापति कौन था, तो सोन खड़ाया क्या था भाई, उसका सेनापति था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी आपसे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जो सेनापति है वो वीरचंद से संबंधित है, तो कौन है भाई, सोन खड़ाया संबंधित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। या आप इसको ऐसे भी तो याद कर सकते हो कि वीरों को क्या मिला है, सोना मिला है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, खस जाति के राजा, ठीक है, सोपाल को हराया है, उसके बाद इसको क्या मिला है, सोना मिला है। तो सेनापति से क्या हो गया, सोना मिल गया, मतलब, है ना। ऐसा भी आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। वीरचंद के तुरंत बाद कौन आता है, नानकिन चंद आता है। कौन आता है भाई, नानकिन चंद आता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नानकिन चंद। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि सबसे पहली बात जो है वो बैरात कुल का शासक अशोक चल ने इसके टाइम पर क्या करा था, आक्रमण करा था। जो बैरात कुल का जो शासक था अशोक चल, इसने क्या करा था, यहाँ पर नानकिन चंद पर आक्रमण करा था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, गोपेश्वर के जो त्रिशूल लेख है ना, वहाँ से मिलती है। जरा मुझे बताना, हमने नागवंश में 4 राजाओं के नाम पढ़े हैं। ठीक है, नागवंश में हमने 4 राजाओं के नाम पढ़े हैं, उनका भी उल्लेख हमें इसी इसी अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में मिलता है। जरा उन 4 राजाओं के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इससे पहले वाला जो लेक्चर था, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और क्या जानकारी मिलती है, तो भाई जो अशोक चल है, जो बैरात कुल का अशोक चल है, उसने नानकिन चंद पर 1191 में क्या करा था, आक्रमण किया था। ठीक है, वो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख क्या करता है आपको बताता है। फिर नानकिन चंद के बाद क्या आता है, त्रिलोक चंद आता है। नानकिन चंद के बाद कौन आता है भाई, त्रिलोक चंद आता है। ठीक है, नानकिन चंद के बाद कौन आता है, त्रिलोक चंद आता है। अब त्रिलोक चंद
क्या है, मतलब इसके एस्पेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये क्या करता है, ये पहला कुमाऊं राजा था जिसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ऐसे फैक्ट्स होते हैं ना कि जो पहली बार आ रहे हैं, ठीक है। अब इससे पहले हम बहुत ज़्यादा राजाओं के नाम पढ़ चुके जो चंद वंश में थे। एक था यहाँ पर वीरचंद, जिसने क्या करा था, वापस से चंद वंश की स्थापना करी थी। वीरचंद के बाद आता है नानकिन चंद, और नानकिन चंद के बाद क्या आता है, त्रिलोक चंद। अब त्रिलोक चंद ने क्या करा था, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, देखो मेरा काम है आपको याद कराने का। त्रिलोक मतलब तीनों लोक, ठीक है। और तीनों लोक मतलब क्या होगा, जिसने राज्य विस्तार की नीति अपने, मतलब राज्य विस्तार कौन करेगा, जिसका क्या होगा, त्रिलोक में क्या होगा भाई, अस्तित्व होगा, वही क्या करेगा, राज्य विस्तार की नीति अपनाएगा, ठीक है। मतलब आपको मैं केवल और केवल याद कराने के एस्पेक्ट से बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। पढ़ तो आप पता नहीं कब से रहे होंगे, है ना, पढ़ तो आप बहुत पहले से भी रहे होंगे। इतिहास कौन सा आप पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अच्छे से रिवीजन कैसा हो सकता है आपका, ठीक है। वरना होगा क्या, जब भी आप इतिहास पढ़ोगे ना, इतिहास इतना बोरिंग है, ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास इतना बोरिंग है, ना इसमें कोई कनेक्शन है, सीधी सी बात है, ना इसमें कोई कनेक्शन है। दूसरी बात, ना आपको कोई अच्छे टीचर मिले हैं। सच बात बता रहा हूँ भाई, उत्तराखंड का इतिहास पता नहीं कैसा इतिहास है, ठीक है। जो मेन इतिहास है उससे पहले यहाँ पर कुछ घटनाएं हो जाती हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग है मतलब ये इतिहास। और मैं आपको बिल्कुल ऐसे बताना चाह रहा हूँ इसको कि कम टाइम में भी, ठीक है, टाइम बहुत कम भी यूज़ हो आपका और आपको एक अच्छा कंटेंट में मिल जाए, ठीक है। कितनी घंटे की क्लासेस होंगी, मुश्किल से 5 क्लासेस, 6-7 घंटे की क्लासेस होंगी, और 6-7 घंटे में अगर आपका इतना बड़ा टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो इससे अच्छी क्या बात है। सोचो, आप खुद ही सोचो कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सीधे सीधे कहाँ से आते हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री से आते हैं। कहाँ से आते हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री से आते हैं। अगर आप इसके सबऑर्डिनेट की बात करते हैं, UKSSC की बात करते हैं, ठीक है, वहां पर भी क्या होता है, 10 से 12 क्वेश्चन कहां से आ जाते हैं, सीधे सीधे उत्तराखंड की हिस्ट्री से आ जाते हैं, ठीक है, उत्तराखंड की हिस्ट्री से आ जाते हैं। तो अब मुझे बताओ कि 7 घंटे इन्वेस्ट करके अगर आपको 10 से 12 क्वेश्चन सीधे सीधे कहां से मिल रहे हैं, एक ऐसी सीरीज से मिल रहे हैं जो आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रही है, तो क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, फ़ायदेमंद है भाई, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्या ये फ़ायदेमंद नहीं है, बिल्कुल फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल वे में, ठीक है, अपने नोट्सों के माध्यम से, ठीक है, कनेक्टिंग करते हुए आपको एक इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ठीक है, जो शायद आपकी बुक में भी नहीं है ना, उनको भी क्या कर रहा हूँ इसमें इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे PYQs जहाँ पर क्या आया हो गया, PYQs के क्वेश्चन आए होंगे, वहाँ पर कुछ फैक्ट्स रहे होंगे, उनको भी इसमें क्या करा है, इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो त्रिलोक चंद के बारे में मैंने क्या बताया था कि पहला कुमाऊं राजा था जिसने क्या करा था भाई, जिसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, ठीक है। फिर आता है उसके बाद अभय चंद, और अभय चंद के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो अभय चंद के बारे में पता चलता है मानेश्वर मंदिर के अभिलेख से प्राप्त है। पता चलता है कि अभय चंद भी क्या था, एक राजा था, ठीक है। और जो मानेश्वर मंदिर का जो अभिलेख है, इसकी खोज किसने करी है, तो भाई राम सिंह ने करी है। किसने करी है, राम सिंह ने करी है, ठीक है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है आपके पास कि अभय चंद की बारे में जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, पता चलती है, वो कहाँ से पता चलती है, मानेश्वर मंदिर अभिलेख से पता चलती है। और मानेश्वर मंदिर अभिलेख की जो खोज करता है वो कौन करता है भाई, तो वो कौन करता है, राम सिंह करता है। अब जो अभय चंद के बाद जो राजा आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये राजा है, और यहाँ से बहुत बार क्या आए हैं आपके पास क्वेश्चन आए हैं, और वो हैं ज्ञानचंद, ठीक है। वो कौन है भाई, ज्ञानचंद है, ठीक है। अब ज्ञानचंद पहला राजा था, है ना, जो क्या हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत में गया था, ठीक है। तो एक मतलब आपके पास कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि वह चंद वंश का कौन सा राजा था जो दिल्ली सल्तनत में गया था, पहली बार गया था, तो कौन गया था, ज्ञानचंद गया था। और किसके दरबार में गया था भाई, तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था। और फिरोज शाह तुगलक ने ही इसको क्या उपाधि दी थी, गरुड़ की उपाधि दी थी, ठीक है। तो ज्ञानचंद को जो गरुड़ की उपाधि दी थी वो किसने दी थी, तो वो किसने दी थी भाई, फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। वो किसने दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। अब जो ज्ञानचंद था, जो इसका सेनापति था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था नीलू कठैत, ठीक है। उसका नाम क्या था, नीलू कठैत। और नीलू कठैत का दूसरा नाम क्या है, नीलू कठैत का दूसरा नाम क्या है, कुमाऊं खिल्लत। क्या है, कुमाऊं खिल्लत। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका जो नीलू कठैत है, उसका जो दूसरा नाम है या जो उसका अन्य नाम है वो क्या है, कुमाऊं खिल्लत है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ज्ञानचंद के टाइम पे एक टर्मिनोलॉजी सामने आती है, और वो क्या आती है भाई, रौत भूमि,
ठीक है, रौत भूमि। अब रौत भूमि किसे कहते हैं? रौत भूमि किसे कहते हैं कि जो भूमि वीरों को दान दी जाती है, वो भूमि, मतलब ऐसी भूमि, ठीक है, ऐसी भूमि जो वीरों को दान दी जाती थी, उसको क्या कहते थे? रौत भूमि कहते थे। और नीलू कठैत को ये जो भूमि थी वो दान में मिली थी। कौन सी भूमि दान में मिली थी? रौत भूमि दान में मिली थी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ज्ञानचंद की एक और उपाधि थी, और वो कौन सी उपाधि थी? राजाधिराज, ठीक है। वो कौन सी उपाधि थी? राजाधिराज। और ये हमें कैसे पता चला है कि ज्ञानचंद की जो एक उपाधि थी राजाधिराज वो थी? तो सेरा खेड़ कोट का ताम्रपत्र, देखो क्या नाम है इसका, सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद की एक उपाधि को हमको देखने को मिलती है, उसका नाम क्या है? राजाधिराज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर एक और ताम्रपत्र है, वो है गोबासा का ताम्रपत्र, गोबासा का ताम्रपत्र। और वहां पर ज्ञानचंद का नाम क्या रखा है भाई? गरुड़ ज्ञानचंद रखा है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और गरुड़ की उपाधि इसको किसने दी थी? तो एफएसटी ने दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने दी थी, एफएसटी ने दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। अब आपके लिए एक होमवर्क है, मतलब आपने कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बतानी है, ठीक है। चाहे आप क्या करो, गूगल करो, ठीक है, चाहे आप अपने नोट्सों को देखो, आप एक शॉर्ट टिप्पणी मुझे फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताएंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ज़्यादा काम किए थे, ठीक है। उन बहुत ज़्यादा कामों की जरा एक छोटी सी टिप्पणी बनाकर कहाँ पर डाल देना? कमेंट सेक्शन में डाल देना। क्यों? क्योंकि भाई आपके एग्जाम में जीएस ने भी तो आना है, जीएस ने भी तो आना है, और जीएस ने भी एक क्रिटिकल रोल अदा करना है भाई, ठीक है। और हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं फिरोज शाह तुगलक के एस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई? होमवर्क है। ये आपने कहाँ पर बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज थी कि जो नीलू कठैत था, नीलू कठैत कौन था? इनका सेनापति था। किनका? ज्ञानचंद का सेनापति कौन था? नीलू कठैत था। और नीलू कठैत का एक दुश्मन था, उसी जो ज्ञानचंद होगा ना, उसी के दरबार में क्या था? एक दुश्मन था, उसका नाम क्या था? जस्सा एस कमलीकी, ठीक है। ये क्या था? नीलू कठैत का दुश्मन था। क्या था? नीलू कठैत का दुश्मन था। अब नीलू कठैत के दुश्मन था कौन? जस्सा एस कमलीकी। तो जस्सा एस कमलीकी ने क्या करा था? ज्ञानचंद के कान भरे थे। किसके कान भरे थे? ज्ञानचंद के क्या भरे थे? कान भरे थे भाई, ठीक है, कान भरे थे। अब किस चीज़ के एस्पेक्ट में भरे होंगे? कि नीलू कठैत के एस्पेक्ट में भरे होंगे। तो ज्ञानचंद ने ही क्या कर दिया भाई? नीलू कठैत को मरवा दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो ज्ञानचंद ने क्या कर दिया था? नीलू कठैत को मरवा दिया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप क्या करोगे? याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ज्ञानचंद के बारे में जो अगला राजा आता है वो कौन आता है? भारती चंद। और भारती चंद भी अगेन बहुत ही ज़्यादा क्या है कि इंपॉर्टेंट राजा है चंदवंश के एस्पेक्ट में, ठीक है। तो चंदवंश के एस्पेक्ट में जो भारती चंद है वो क्या था? तो कुमाऊं का पहला स्वतंत्र राजा था। अभी तक जितने राजा थे वो कैसे राजा थे भाई? वो कैसे राजा थे? जो दूसरे राजाओं के अंडर में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। और ऐसे राजाओं को क्या कहा जाता है? जो दूसरे के अंडर में काम करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? मांडलिक राजा कहा जाता था। हमने सोमचंद में पढ़ा था ना कि सोमचंद क्या था? एक मांडलिक राजा था जो डोटी राजा के अंडर में काम करता था। लेकिन भारती चंद एक ऐसा राजा था जिसने क्या करा भाई? कुमाऊं पर स्वतंत्र, मतलब कुमाऊं का पहला स्वतंत्र राजा कौन था? भारती चंद था, जिसने जो क्या नहीं था? मांडलिक राजा नहीं था, मतलब जो किसी के अंडर में काम नहीं करता था। अब इसके टाइम पर क्या हुआ? इसके टाइम पर क्या हुआ कि जो रेका राजा या जो डोटी राजा था वो कौन था? यक्षमल या जयमल्ल भी कहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसने क्या करा था कि 12 वर्षीय एक युद्ध लड़ा था। किसके एस्पेक्ट में? इस डोटी राजा के एस्पेक्ट में, यक्षमल या जयमल्ल के एस्पेक्ट में लड़ा था। मतलब आप एक बात समझो कि इधर भारती चंद है, ठीक है, भारती चंद है, ठीक है, इधर है भारती चंद, और किसके साथ लड़ाई कर रहा है? ये यक्षमल्ल के साथ लड़ाई कर रहा है, यक्षमल्ल के साथ लड़ाई कर रहा है, ठीक है, यक्षमल्ल के साथ लड़ाई कर रहा है। और ये जो लड़ाई थी ये कब तक चली भाई? 12 वर्ष तक चली, ठीक है। तो जब 12 वर्ष तक चली तो जो इसकी सेना थी वो बड़े फटीक में थी। फटीक मतलब फटीक मतलब अब उनको मज़ा नहीं आ रहा होगा, है ना, मतलब लड़ाई करने में, है ना। फटीक का मतलब क्या होता है? अरे फटीक एक इंग्लिश का शब्द है। फटीक मतलब अरे क्या होगा वो? फटीक मतलब क्या होता होगा? अरे चलो मान लो ना फटीक, आप गूगल कर लेना, इसका हिंदी मीनिंग ढूंढ लेना, ठीक है ना। तो भारती चंद और यक्षमल के बीच जब 12 वर्ष का युद्ध लड़ा गया तो इसके जो सैनिक थे वो बड़े फटीक में आ गए, ठीक है। फटीक में आने के बाद इनका क्या हो गया? वहाँ पर ये परेशान से हो गए। तो इन्होंने क्या करा कि जो वहाँ की महिलाएं थी,
जहाँ पर ये लड़ने गए थे वहीं की महिलाओं के साथ इन्होंने क्या बनाए, संबंध बनाए, ठीक है, शारीरिक संबंध बोलो या वैवाहिक संबंध भी बोलो, ठीक है। अब जब इन्होंने क्या करा कि इन सैनिकों ने उन महिलाओं के साथ क्या बनाए, अवैध संबंध बनाए, तो इसको क्या कहा गया, कटकली बोला गया। क्या कहा गया भाई, कटकली बोला गया, ठीक है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कटकली का मीनिंग क्या है। तो भारती चंद के सैनिकों द्वारा जो डोटी राजा या जो रेखा राजा है वहाँ के जो महिलाएं हैं उनके साथ क्या बनाना, अवैध संबंध बनाना, अवैध शारीरिक संबंध बनाना, उसको क्या कहते थे, कटकली कहते थे, ठीक है। अब जब क्या होगा, जब इन्होंने क्या बनाए होंगे, उन महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाए होंगे, ठीक है, तो उनसे जो पुत्र या पुत्रियां प्राप्त हुई होंगी उन्हें क्या बोला गया, कमसल बोला गया, ठीक है, कमसल बोला गया। और बाद में यही क्या बन गई, नायक जाति बन गई, ठीक है। यहीं से क्या बन गई, इन्हीं को क्या बोला गया, बाद में नायक जाति बोला गया, ठीक है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा ना नायक जाति के बारे में, ठीक है, नायक जाति के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इनके उत्थान के लिए भी बाद में मॉडर्न जो उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ पर इसकी जानकारी में मिलती है कि इनके उत्थान के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आपकी जो डोटी राजा था यक्षमल के साथ लड़ाई करी थी भारती चंद ने, और जो इसके सैनिक थे वहाँ पर इन्होंने क्या करी थी भाई, वहाँ की महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाए थे, उसको कटकली कहा जाता है। और जो इनसे पुत्र प्राप्त हुए होंगे उनको क्या कहा गया, कमसल कहा गया। और बाद में यही जाति क्या बन गई, नायक जाति बन गई, ठीक है। तो भारती चंद के एस्पेक्ट में ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्या है, चीज़ है, ठीक है। इसने अपनी पैदल सेना में सभी धर्मों के सभी जाति के लोग रखे थे, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है आपको कि ऐसा कौन सा चंद राजा था जिसने अपनी सेना में सभी धर्मों के सभी जातियों के लोगों को क्या करा था, भर्ती करा था। तो वो कौन था भाई, भारती चंद था। इसका नाम कुमाऊं के पवाड़ों में भी क्या है, इसके उल्लेख है। पवाड़े कहाँ कहाँ बोले जाते हैं, कुमाऊं में कहा जाता है। और जागर कहाँ पर बोले जाते हैं भाई, तो गढ़वाल में बोले जाते हैं। तो इसका जो नाम है भारती चंद का जो नाम है, जो किसका नाम है भाई, भारती चंद का जो नाम है, ठीक है, वो कहाँ पर मिलता है, कुमाऊं के पवाड़ों पर भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और क्या नाम मिलता है भाई, भंगा धोनियाल और वीरांगना युद्ध। मतलब इसका नाम क्या मिलता है कि इसने क्या करा था, भंगा धोनियाल जो वीरांगना थी उसके साथ क्या करा था, युद्ध करा था, ठीक है, किसने, भारती चंद ने। तो वहाँ पर इसके पवाड़े भी गाए जाते हैं, कहाँ पर, कुमाऊं में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब भारती चंद के बाद जो अगला राजा आता है, ठीक है, जो अगला राजा आता है वो कौन आता है भाई, रतन चंद आता है, ठीक है। कौन आता है, रतन चंद आता है। और रतन चंद भी क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। इसने भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करवाए हैं। तो इसने क्या क्या काम करवाए हैं, तो चंद वंश का प्रथम राजा था जिसने भूमि बंदोबस्त कराया था, ठीक है। क्या कराया था, भूमि बंदोबस्त कराया था। और जो इसके जो अधिकारी थे जो भूमि बंदोबस्त करा रहे थे, ठीक है, उनका जो उन अधिकारियों का जो नाम था वो क्या था, जिंदा कैतल था, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो चंद वंश में जो जिंदा कैतल जो अधिकारी होते थे, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, तो वो किस चीज़ से संबंधित थे, तो वो भूमि बंदोबस्त से संबंधित थे, ठीक है। तो रत्नचंद के बारे में आपको एक फैक्ट ये याद रखना है कि ये चंद वंश का वह राजा था, यह प्रथम राजा था जिसने भूमि बंदोबस्त के लिए जिंदा कैतल नामक अधिकारियों को क्या करा था, नियुक्त कराया था, ठीक है। तो ये पहला राजा था जिसने भूमि बंदोबस्त कराया था और जिसने क्या करा था, अधिकारियों के लिए जो ये भूमि बंदोबस्त करने वाले अधिकारी हैं उनका नाम क्या रखा था, या उस पद को क्या रखा था, जिंदा कैतल रखा था, ठीक है। अब इसने और भी चीज़ें करवाई, जैसे जागेश्वर मंदिर में धर्मशालाओं का निर्माण कराया, ठीक है। तो जो जागेश्वर मंदिर है आपको पता ही है, कौन से जिले में है जरा जागेश्वर मंदिर, ये कमेंट सेक्शन में बताना आप, कौन से जिले में है जागेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में बताना है भाई, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये आपको क्या बताना है यहाँ पर कि ये कौन है, ठीक है, ठीक है, ये एक मिनट, हाँ, तो ये जिंदा कैतल जो यहाँ पर जो धर्मशालाओं का क्या करा था, यहाँ पर निर्माण कराया था, कहाँ पर, जागेश्वर मंदिर में, ठीक है, किसने, रतन चंद ने। रतन चंद के बाद कौन आता है भाई, रतन चंद के बाद आता है कीर्तिचंद, ठीक है। ये कीर्तिचंद भी क्या है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कीर्तिचंद। और कीर्तिचंद क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये पहला चंद राजा है, ठीक है, यह पहला कुमाऊं राजा है जिसने क्या करा था, गढ़वाल पर आक्रमण करा था। और किस पर करा था गढ़वाल में आक्रमण, तो अजयपाल के शासनकाल में करा था। और अजयपाल का शासनकाल क्या था भाई, 1491 था। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पता थोड़ा सा ट्रिकी ऐसे बनते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि कीर्तिचंद के समकालीन गढ़वाल का कौन सा राजा था, ठीक है, कीर्तिचंद के समकालीन गढ़वाल का कौन सा राजा था, तो कौन सा था भाई, अजयपाल था, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ है, ये
क्या बोलते हैं इसे, ये जो ये यहाँ पर ये बना है ना, मैंने ये थोड़ा सा समझने के लिए बनाया था, ये उल्टा बन गया, ठीक है। देखो हमारे पश्चिम में क्या है, गढ़वाल है, ठीक है, हमारे पश्चिम में क्या है, गढ़वाल है, वेस्ट में क्या है, गढ़वाल है, और ईस्ट में क्या है भाई, कुमाऊं है, ठीक है, कुमाऊं है भाई, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। तो जब कीर्ति चंद्र और अजयपाल के बीच में लड़ाई हुई तो बीच में एक सीमा का निर्धारण हुआ। कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में क्या हुआ भाई, एक सीमा का क्या हुआ, निर्धारण हुआ, एक सीमा का क्या हुआ, निर्धारण हुआ, ठीक है। और ये जब सीमा का निर्धारण हुआ तो यहाँ पर क्या बोला गया, इस सीमा के निर्धारण को क्या कहते हैं, देह घाट कहते हैं, देह घाट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, देह घाट कहते हैं, जो कि कहाँ पर है, वर्तमान अल्मोड़ा में है। कहाँ पर है भाई, वर्तमान अल्मोड़ा में है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या हुई थी कि जो गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में जो कीर्ति चंद्र और अजयपाल के शासनकाल में लड़ाई हुई थी, वहाँ पर एक क्या हुआ होगा, सीमा का निर्धारण हुआ। और सीमा का निर्धारण कहाँ पर हुआ भाई, देहघाट अल्मोड़ा में एक सीमा का निर्धारण हुआ। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा राजा था जिसने पहली बार, या पहला राजा वो कौन सा था चंद्रवंश में जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो वो कौन था भाई कीर्ति चंद था, ठीक है। और जो कीर्तिपुर जो क्या है शहर है, ठीक है, शहर है जो कि कहाँ पर है, जो कि कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में है, वो किसके नाम पर है, तो वो कीर्ति चंद के ही नाम पर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको समझ आ गया होगा कीर्ति चंद, ठीक है। कीर्ति चंद के बाद कौन सा राजा आता है, तो मानिक चंद आता है। कौन सा राजा आता है, मानिक चंद आता है। और मानिक चंद ने क्या करा था, मानिक चंद ने क्या करा था, इसके शासनकाल में सूरवंश के विद्रोही खवास खान का कुमाऊं पर आक्रमण हुआ, आगमन हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता है क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जो सूरवंश है, सूरवंश का संस्थापक या सूरवंश में उस टाइम पे कौन था, शेरशाह सूरी था। और शेरशाह सूरी ये कहते हैं कि किस वंश में है ना, किस चंद्रवंश राजा के टाइम पर कुमाऊं में आगमन हुआ था, तो मानिक चंद के टाइम पर क्या हुआ था, सूरवंश के जो राजा थे, शेरशाह सूरी थे, उनका क्या हुआ था, मानिक चंद के समय काल में आगमन हुआ था, कहाँ पर, कुमाऊं में, ठीक है। इसका स्रोत क्या है भाई, इसका स्रोत है जहाँ से ये जानकारी मिलती है, तो तवादिख ए दाऊदी, और ये पेपर में आया हुआ है, आपके किसी पीसीएस के पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पीसीएस के पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। और वहाँ पर सीधे सीधे क्या पूछा गया है कि तवादिख ए दाऊदी के लेखक कौन है, तवादिख ए दाऊदी के लेखक कौन है, तो मौलाना अब्दुल्ला क्या है उसके लेखक हैं भाई, ठीक है, क्या है, मौलाना अब्दुल्ला क्या है उसके लेखक हैं, ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मानिक चंद के जो एस्पेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर आपको पता चलता है कि शेरशाह सूरी, ठीक है, जो कि क्या है, ठीक है, शेरशाह सूरी के विद्रोही, मतलब सूरवंश के विद्रोही जो खवास खान है, सॉरी मैं गलत बोल गया, ठीक है, यहाँ पर खवास खान आया था, कहाँ पर, मानिक चंद के टाइम पर, ना कि शेरशाह सूरी आए थे, ठीक है। तो शेरशाह सूरी क्या था, शेरशाह सूरी का विद्रोही, जो सूरवंश का विद्रोही कौन था, खवास खान था, वो कहाँ पर आया था, मानिक चंद के समय काल पे आया था। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो तवादिख ए दाऊदी से मिलती है, और इसके लेखक कौन है, मोहम्मद अब्दुल्ला हैं भाई, ठीक है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि खवास खान का आगमन किस चंद्रवंश के टाइम पर हुआ है, तो मानिक चंद के टाइम पर हुआ है, ठीक है। मानिक चंद के बाद जो अगला राजा है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो कौन है, भीष्मचंद है। और यहाँ से भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, भीष्मचंद के एस्पेक्ट में भी आपको कई बार क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो भीष्मचंद है वो क्या था, तो इसने क्या करा था कि भीष्मचंद ने राजधानी में परिवर्तन का प्रयास करा था। चंपावत से कहाँ ले जाना चाहते थे ये अपनी राजधानी, तो अल्मोड़ा ले जाना चाहते थे। और अल्मोड़ा में क्या बनाया इन्होंने, खगमरा कोट का किला बनवाया, किसने, भीष्मचंद ने बनवाया भाई, ठीक है। भीष्मचंद ने क्या करा कि इसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, तो इसने क्या करा कि पुत्र को गोद लिया, मतलब एक पुत्र को क्या लिया, इसने गोद लिया। और उस पुत्र का नाम क्या था, कल्याण चंद था, क्या था, कल्याण चंद था। तो कल्याण चंद क्या था भाई, एक गोद लिया हुआ पुत्र था, ठीक है, क्या था, गोद लिया हुआ पुत्र था। और जो कल्याण चंद के जो रियल फादर थे, उसके जो रियल पिताजी थे कल्याण चंद के, उनका नाम क्या था, ताराचंद था, ठीक है। तो ताराचंद के पुत्र कल्याण चंद को भीष्मचंद ने गोद लिया था और अपने पुत्र की क्या दी थी, संज्ञा दी थी, ठीक है। भीष्मचंद की मृत्यु हो जाती है, कौन करता है इसकी भीष्मचंद की मृत्यु, तो गजबुटिंगा करता है, कौन करता है, गजबुटिंगा करता है, ठीक है। तो खस जाति का जो खस जाति का मुख्य होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, गजबुटिंगा। और गजबुटिंगा क्या करता है, भीष्मचंद की मृत्यु कर देता है, मतलब इसको मार देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है
तो जो गजबुटिंगा ने तो इसे मार दिया, जो खस जाति का था, ठीक है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो अल्मोड़ा है ना, अल्मोड़ा का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, वो आलमगीर नगर है। और आलमगीर नगर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि मुसलमान नाम या उसका प्रभाव के कारण क्या हुआ था, इसका नाम आलमगीर भी था। अल्मोड़ा का पुराना नाम क्या है, आलमगीर, आलमगीर नगर है, ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि इसके टाइम मतलब इस टाइम पे क्या था, मुस्लिम जो शासक थे उनका क्या देखने को मिल रहा था, प्रभाव देखने को पूरे देश में था। तो यहाँ पर कैसे अपना कुमाऊँ या गढ़वाल छूट जाता है इससे, है ना, तो नहीं छूटता। तो इस वजह से कुमाऊँ का जो प्राचीन नाम क्या है, आलमगीर नगर है, ठीक है। और किस नाम से जाना जाता है अल्मोड़ा को, तो ताम्र नगरी से जाना जाता है, बाल मिठाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बाल मिठाई तो यहाँ की बहुत फेमस भी है, कहाँ की, अल्मोड़ा की, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, ठीक है। फिर आते हैं कल्याणचंद पे। तो भीष्मचंद के बाद आता है कल्याणचंद। तो क्योंकि भीष्मचंद का जो पुत्र था कल्याणचंद, उसको क्या लिया था, गोद लिया था। अब इसने क्या करा कि इसने अपने पिताजी की क्या ली, इसने अपने पिताजी का बदला लिया। तो भीष्मचंद क्या था, एक गोद लिया हुआ पुत्र था, ठीक है। क्या था, एक गोद लिया हुआ पुत्र था, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर कि जो कलपाणी गाड़ खेड़ा का जो ताम्रपत्र है, ठीक है, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, अल्मोड़ा के जो अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो जो कलपाणी गाड़ खेड़ा का ताम्रपत्र है, वहाँ पर क्या जानकारी मिली है कि अल्मोड़ा को राजापुर कहा गया है, ठीक है। तो राजापुर भी किसका नाम था, अल्मोड़ा का ही नाम था, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि कलपाणी गाड़ खेड़ा में जो कल्याणचंद की उपाधि थी वो क्या थी, राजाधिराज की उपाधि ये धारण करता है। ये क्या करता है, कल्याणचंद की जो गजबुटिंगा है उसकी क्या कर देता है, हत्या भी कर देता है। क्योंकि गजबुटिंगा ने क्या करी थी, भीष्मचंद को मारा था, ठीक है, भीष्मचंद को मारा था, इसके पिता को मारा था। तो इसने क्या करा, बदला लेने के लिए गजबुटिंगा को ही मार दिया, ठीक है। और आपको पता ही है कि ये चंपावत से अल्मोड़ा क्या करना चाहता था, कल्याणचंद अपनी राजधानी ले जाना चाहता था। तो इसने क्या करा कि राजधानी परिवर्तन भी कर दिया, और उसके बाद ये अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया, चंपावत से अल्मोड़ा ले गया, ठीक है। कब ले गया, 1563 में ले गया भाई, ठीक है। 1563 में ये क्या ले गया, चंपावत से अल्मोड़ा अपनी राजधानी ले गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, खगमरा कोट का किला तो किसने बनाया था, भीष्मचंद ने बनाया था। अब चाहता तो कल्याणचंद वहाँ पर भी रह सकता था ना, लेकिन इसने ये नहीं रहा। तो फिर इसने एक महल भी बनवाया, ठीक है, किसने, कल्याणचंद ने। लाल मंडी का किला उस महल का नाम है, ठीक है। लाल मंडी का किला क्या है, उस महल का नाम है। और वर्तमान नाम इसका क्या हुआ, इसके बाद इसका नाम चेंज हो गया, क्या बन गया, फोर्ट मोइरा बन गया, या फोर्ट मैरा बन गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किसका नाम था, लाल मंडी का किला का नाम था। फिर कल्याणचंद ने डोटी राजा के साथ क्या बनाया भाई, जो डोटी राजा हैं अपने, है ना, गोरखा राजा हैं, उनके साथ इन्होंने क्या बनाया भाई, वैवाहिक संबंध भी बनाए, ठीक है, कल्याणचंद ने। गंगोली हाट हो गया, दानपुर बागेश्वर हो गया, मणकोटी हो गया जो पिथौरागढ़ है, ठीक है। तो ये भी इसके टाइम पर क्या हुआ है, खूब फले फूले, मतलब, है ना। तो जो मणकोटी है, मणकोटी वंश का संस्थापक कौन है, कर्मचंद है। थोड़ा सा आप इसको याद कर सकते हैं कि जो मणकोटी है ना, जो पिथौरागढ़ में, वहाँ पर एक मणकोट वंश चल रहा था, और मणकोट वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, कर्मचंद था। तो जो ये भीष्मचंद और भीष्मचंद के बाद कल्याणचंद, तो कल्याणचंद के एस्पेक्ट में इतने फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक एक फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। कल्याणचंद के बाद जो राजा बनता है वो कौन बनता है, रुद्रचंद बनता है, ठीक है भाई, रुद्रचंद। और ऐसा कहते हैं कि चंद वंश का जो सबसे विद्वान राजा था वो कौन था, रुद्रचंद था। इसके टाइम पे कुछ 4 किताबें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ययाति चरित्र, ठीक है। कौन कौन सी 4 किताबें हैं, तो एक तो है ययाति चरित्र, ठीक है, एक क्या है, ययाति चरित्र, ठीक, एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ययाति चरित्र, ठीक है। एक है त्रिवेणिक धर्म निर्णय, ठीक है, त्रिवेणिक धर्म निर्णय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पुस्तक है। फिर अगली पुस्तक क्या है, ऊषा रागोदय, ठीक है, क्या है, ऊषा रागोदय। फिर क्या है, सैन्य शास्त्र, ठीक है, ये क्या है, सैन्य शास्त्र, ठीक है, ये क्या है, सैन्य शास्त्र, ठीक है। और सैन्य शास्त्र में क्या बताया गया है, तो पक्षी आखेट के बारे में। आखेट मतलब क्या होता है भाई, शिकार करना होता है, ठीक है। आखेट मतलब क्या होता है, शिकार करना होता है। तो यहाँ पर पक्षियों का जो शिकार, ठीक है, जो वहाँ पर क्या बताया गया है, सैन्य शास्त्र में बताया गया है। तो ये जो 4 बुक है ये आपको याद होनी चाहिए कि ये चारों के चारों बुक है, ये किसने लिखी हैं, तो ये किसने लिखी है भाई, रुद्रचंद ने लिखी है। ययाति चरित्र, त्रिवेणी धर्म निर्णय,
उषा रागोदय, ठीक है, उषा रुद्र रागोदय हो गया, या फिर क्या हो गया, शयन शास्त्र हो गया जो पक्षी आखेटक है, ठीक है, से संबंधित है मतलब। तो ये चारों की चारों पुस्तकें क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने क्षेत्र में युवाओं को काशी और कश्मीर भेजा था इन्होंने, किस चीज़ के लिए भाई, संस्कृत शिक्षा के लिए, ठीक है, भेजा था। अल्मोड़ा में इन्होंने संस्कृत पाठशाला भी खोली थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा राजा था, वह कौन सा चंद राजा था जिसने अल्मोड़ा में क्या करी थी, संस्कृत पाठशाला खोली थी, ठीक है। अब क्या होता है भाई, रुद्रचंद के टाइम पर एक इफ्का युद्ध होता है, या इक्का युद्ध भी कह सकते हैं आप, और वो किसके साथ होता है, कठेर राजा के साथ होता है। क्या, इक्का युद्ध। अब इक्का युद्ध क्या होता है, मतलब ये सेनाओं में नहीं लड़ा जाता। देखो, एक कठेर था, एक कठेर राजा था, ठीक है, जो राजा रहा होगा, है ना। एक कौन था इधर, चंद्रवंश का कौन था, रुद्रचंद था, ठीक है। इन दोनों के बीच ही क्या लड़ा गया, युद्ध लड़ा गया, बट सेनाओं का नहीं, वन ऑन वन युद्ध। मतलब इधर से ये राजा रहा होगा, कठेर राजा रहा होगा, और इधर से रुद्रचंद, और दोनों ने अपने आपस में लड़ाई करी, और इसी से इन्होंने क्या निकाला, निर्णय निकाला, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कठेर राजा के साथ इक्का युद्ध किया, किसने किया भाई, रुद्रचंद ने करा। और ये भी कई बार क्या होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। हुसैन खान टुकड़िया, देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट है कि हुसैन खान टुकड़िया ने तराई भाबर पर आक्रमण किया था, इन्हीं के टाइम पर, ठीक है। कब किया था, 1568 और 1575 में इन्होंने क्या करा था, हुसैन खान टुकड़िया ने तराई भाबर पर क्या करा था, आक्रमण किया था। किसके टाइम पे, रुद्रचंद के टाइम पे, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था कि जो यहाँ पर जितने भी युद्ध लड़े थे, तो इसकी जो वीरता थी, ठीक है, किसकी, रुद्रचंद की जो वीरता थी, उसे देखकर अशोक क्या हो गया, अशोक नहीं, अकबर क्या हो गया, अकबर ने इन्हें क्या हुआ, मिलने के लिए बुलाया। तो ये फिर कहाँ पर गया भाई, ये कहाँ गया, लाहौर में गया, रावी नदी के तट पर गया, ठीक है। और 18 दिसंबर 1588 का वो दिन था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, किससे मिला, रुद्रचंद से मिला। कौन, अकबर मिला, या अकबर से मिलने कौन गया, रुद्रचंद मिला। और तब अकबर ने इन्हें क्या दी, 84 माल परगना, ठीक है, भूमि क्या कर दी थी, दान में दी थी। और ऐसा कहते हैं कि जो 84 माल परगना भूमि थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी। क्या थी, उपजाऊ भूमि थी भाई, उपजाऊ भूमि थी ये। कौन, 84 माल परगना, ठीक है, तराई भाबर वाला क्षेत्र जो होता है, ठीक। और ये क्या थी, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी, ठीक है। फिर रुद्रचंद ने क्या करा था, बीरबल के पुत्र को अपने दरबार में पुरोहित नियुक्त करा था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जहांगीरनामा से मिलती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि रुद्रचंद वो कौन सा राजा था जिसने बीरबल के पुत्र को अपने दरबार में क्या करा था, पुरोहित का नियुक्त किया था। तो वो कौन था भाई, रुद्रचंद था, ठीक है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो जहांगीरनामा से मिलती है। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जहांगीरनामा के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, ये आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है भाई, ठीक है, कि जहांगीरनामा के लेखक कौन है। रुद्रचंद के ही टाइम पर क्या होता है कि सीराकोट का ये कोई युद्ध होता है, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि सीराकोट का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो रुद्रचंद और हरिमल्ल के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, रुद्रचंद और हरिमल्ल के बीच में हुआ था। और कब हुआ था, 1581 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रुद्रचंद के सेनापति का नाम क्या था, ठीक है, रुद्रचंद के सेनापति का नाम क्या था। तो पुरुषपंत या पुरखुपंत कौन थे, इनके सेनापति थे। और यहीं पर इन्होंने क्या लड़ा था, बधानगढ़ या ग्वालदम का युद्ध लड़ा था, ठीक है। और इसकी डेट क्या, कई बार 1581 होती है, ठीक है, और कई बार क्या होती है, 1591 होती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बधानगढ़ का युद्ध या ग्वालदम का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था, तो रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में लड़ा गया था ये, ठीक है। रुद्रचंद क्या था, कुमाऊं का राजा था, बलभद्र शाह कौन था, गढ़वाल का राजा था, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो इसका सेनापति होता है पुरखुपंत, यहाँ पर क्या हो जाता है, मारा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पुरखुपंत है ना, कौन से युद्ध में मारा गया, तो बधानगढ़ या ग्वालदम के युद्ध में क्या हुआ भाई, पुरखुपंत मारा गया, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो रुद्रचंद है, इसने कुछ पद भी बनाए हैं, जैसे ओली ब्राह्मण, ठीक है। इसने क्या बनाया है, ओली ब्राह्मण एक पद बनाया था। ये क्या करते थे ओली ब्राह्मण, कि ओले गिरने पर थाली बजाकर ये संकेत देते थे कि भाई ओले गिर गए, जैसे कि और लोगों को पता ही ना हो कि ओले गिर गए, ठीक है। एक कैनी, ठीक है, ये कैनी क्या करते थे कि ये कर वसूलते थे, ठीक है ना, ये क्या करते थे, कर वसूलते थे। तो अनाज का कर वसूलने वाले कौन थे, कैनी पद था बनाया हुआ, ठीक है। और ये इसका जो कौन सा कितने % भाग पर ये टैक्स लगता था, तो 1/6% भाग पर ये
1/6 पर ये क्या लगते थे, क्या वसूलते थे, कर वसूलते थे। फिर एक छयोड़ा या छयोड़ी इन्होंने पद बनाया था, और ये क्या करते थे, ये जो घर के नौकर चाकर थे उनको क्या बोला जाता था, इनके टाइम पर छयोड़ा या छयोड़ी कहा जाता था। फिर एक पौरी 15 ये किससे लिया जाने वाला कर था, तो ये सामान्य जनता को मतलब सामान्य जनता से लिया जाने वाला कर था। किसके टाइम पर, रुद्रचंद के टाइम पर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर रुद्रचंद क्या करता है, देखो रुद्रचंद के 2 पुत्र होते हैं, ठीक है, रुद्रचंद के 2 पुत्र होते हैं, एक होता है शक्ति गुसाई और एक होता है लक्ष्मी चंद, ठीक है। इनके क्या हैं, ये 2 पुत्र हैं, ठीक है। इनके 2 पुत्र कौन है, शक्ति गुसाई और लक्ष्मी चंद। तो शक्ति गुसाई क्या होता है कि शक्ति गुसाई की जो आंखें होती हैं ना वो खराब होती हैं, मतलब ये देख नहीं पाता, ठीक है। तो जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र थे वो देख नहीं पाते थे, तो वैसे ही शक्ति गुसाई भी थे। ये मतलब इनको क्या बोला गया है, धृतराष्ट्र की उपाधि भी दी गई है, या टोडरमल की उपाधि भी दी गई है। किनको, शक्ति गुसाई की। ये मतलब ये क्या करते थे, ये बहुत इंटेलेक्चुअल थे, है ना, ऐसा कहा जाता है। और लक्ष्मी चंद को क्या बोला जाता है, लकुली बिरौली भी कहा जाता है या धनी राजा भी कहा जाता है। तुजुक ए जहांगीरी में इनको क्या बोला गया है, तुजुक ए जहांगीरी में क्या बोला गया है, इनको धनी राजा कहा गया है, ठीक है, किनको, लक्ष्मी चंद को, ठीक है। और टोडरमल को तो पता है आपको कि इनकी आंखें क्या थी, खराब थी, ये देख नहीं पाते थे, इसीलिए इनको क्या बोला गया भाई, धृष्टराज या टोडरमल की उपाधि भी इनको दी गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो जब शक्ति गुसाई क्या नहीं बन पाएंगे, राजा नहीं बन पाएंगे, तो कौन बने राजा, फिर लक्ष्मी चंद राजा बने, ठीक है। और लक्ष्मी चंद ने क्या करा था, गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था, और 7 मतलब 8 बार आक्रमण किया था, और 7 बार क्या हुए थे, ये इनके आक्रमण क्या हुए थे भाई, असफल हुए थे, ठीक है। इनके आक्रमण क्या हुए थे, असफल हुए थे। तो जब इन्होंने 8वां आक्रमण करा 1605 में, तो ये क्या हुआ कि कुछ हद तक ये गढ़वाल को जीत पाए, ठीक है। और इस टाइम पर इनका जो समकालीन था गढ़वाल राजा, वो कौन था, मानशाह था, ठीक है। कौन था, मानशाह था, ठीक है। मानशाह का जो सेनापति था वो क्या था, खतर सिंह था। तो खतर सिंह को इन्होंने मारा था 8वीं बार में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो खतड़वा का जो मेला लगता है वो भी इसी के एस्पेक्ट में लगता है। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी चंद का सेनापति था वो कौन था, गेंडा सिंह था, ठीक है। जो लक्ष्मीपति का जो लक्ष्मीपति बोल रहा हूँ मैं, लक्ष्मी चंद का जो सेनापति था वो था गेंडा सिंह, और इधर मानसा का जो सेनापति था खतर सिंह। और खतर सिंह क्या होता है, मारा जाता है। तो वर्तमान समय में जो हम त्यौहार मनाते हैं ना, खतड़वा का त्यौहार, वो कब मनाते हैं, 17 सितंबर को मनाते हैं। और 17 सितंबर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट दिन है, एक तो यहाँ पर क्या है, इसको हम क्या मनाते हैं, जागर दिवस के एस्पेक्ट में मनाते हैं, जागर दिवस के एस्पेक्ट में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन प्रीतम भरतुआण जी का जन्मदिन भी है। किस दिन, जागर दिवस के एस्पेक्ट में। 17 सितंबर को हम खतड़वा का त्यौहार भी मनाते हैं। 17 सितंबर को ही पीएम नरेंद्र मोदी का बर्थडे भी है, ठीक है। तो इतना थोड़ा थोड़ा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खैर पीएम मोदी का बर्थडे तो अभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर द ऐसे ही मतलब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी पर 17 सितंबर को वहाँ पर कोनों में जो टाइगर आए थे वो वहाँ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन्होंने कुछ लक्ष्मीचंद के एस्पेक्ट में कुछ पद भी थे, ठीक है। इन्होंने कुछ पद बनाए थे, बंदोबस्त कार्यालय खोले थे इन्होंने, ठीक है। और वहाँ पर क्या बैठाए थे, जैसे न्यूआली कचहरी कोर्ट, यहाँ पर क्या होते थे, सामान्य मामले या दीवानी मामले होते थे। बिस्टाली, विशिष्ट लोगों के लिए जो फौजदारी मामला होता था, ठीक है। कचहरी मतलब कचहरी क्या होता था, विशिष्ट लोगों के लिए फौजदारी मामले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। सरदार, परगना का मुख्य क्या कहते थे, सरदार होते थे। फौजदार, सैनिकों के मुख्य को क्या कहते थे, ये फौजदार कहते थे, ठीक है। नेगी, छोटे सैनिक होते थे इनके टाइम पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी पंचनवीसी मैं आपको बता चुका हूँ, सामान्य या पंचायत स्तर पर जो न्यायालय होते थे उनको क्या कहते थे, पंचनवीसी कहते थे, ठीक है। बाकी जो नेगी होते थे ये गरखे के मुखिया भी होते थे, मतलब गरखे मतलब छोटे जो गाँव होते थे, ये छोटे सैनिक भी होते थे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1602 में इन्होंने क्या करा था, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते हैं ये, ठीक है। बागनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार करवाया था वो किसने कराया था, लक्ष्मी चंद ने कराया था, ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें एक और पद है, कोटपाल है, वो राजा के उपहार रखने वाले को क्या कहते थे, कोटपाल कहते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये जो पद हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। चाहे न्योली हो गई, बिस्टाली हो गई, सरदार हो गया, फौजदार हो गया, नीगी और कोटपाल, ये आपको 6 के 6 आपको क्या होने चाहिए, ये पद याद होने चाहिए, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बाकी बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया, तो लक्ष्मी चंद ने कराया। कब कराया है, 1602 में। जरा बागनाथ मंदिर बताना जरा कि बागनाथ मंदिर कौन से ज़िले में है, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक चीज़ और भी है
यहाँ पर कहते हैं कि मूनाकोट का जो ताम्रपत्र है यहाँ से चंद वंश के करों की जानकारी मिलती है, ठीक है। और जो मूनाकोट का है ये भी लक्ष्मी चंद से संबंधित है। तो जो मूनाकोट का ताम्रपत्र है यहाँ से क्या मिलती है हमको, चंद वंश के करों की जानकारी मिलती है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, इनके करों को क्या बोला गया है, 36 रकम और 32 कलम बोला गया है। किनको, इनके करों को, ठीक है। मूनाकोट के ताम्रपत्र से ही क्या मिला है हमको, ये सारी जानकारी मिली है, ठीक है। जनता करों से बचने के लिए क्या करती थी, साग सब्जी अपने छतों पर उगाती थी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जनता क्या करती थी, जो साग मतलब करों से बचने के लिए क्या करती थी, अपनी जो साग सब्जी थी वो कहाँ पर उगाती थी, छतों में उगाती थी। अब देखो यहाँ पर एक करंट का फैक्ट है, क्या उत्तराखंड का पहला जिला रूफ गार्डनिंग जो कर रहा है वो कौन है, देहरादून है, ठीक है। ऐसा कौन सा जिला है जो रूफ गार्डनिंग कर रहा है, तो वो कौन सा जिला है भाई, देहरादून है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी चंद के एस्पेक्ट में, ये लक्ष्मी चंद के बारे में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम चंद के बारे में, ठीक है, तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो दिलीप चंद, देखो दिलीप चंद के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, जैसे ऐसा बोलते हैं कि ये कौन सी ये कहावत है, बिन पंत चले ना, ठीक है। ये किसके समय काल में बोली जाती है ये कहावत, तो वो दिलीप चंद के टाइम पे बोली जाती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा राजा था जिसकी 6 रोग से मृत्यु हुई थी, 6 मतलब ट्यूबरक्लोसिस से इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इसके सहयोगी कौन थे, देखो इसके सहयोगी थे पंत और उपरेती जाति के लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इनके बीच में क्या होने लग गया, क्लैश होने लग गया। कि होता क्या है कि जब भी कोई एक सुप्रीम होता है ना, उसके सामने दो जो चमचे होते हैं वो अपने को ज़्यादा बढ़कर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एग्जैक्टली इन्हीं के टाइम पे होता है। और यहाँ पर उपरेती लोग क्या कहते हैं, उपरेती लोग दिलीप चंद को क्या कहते हैं कि बिन पंत चले ना, बन मतलब बिना पंत के, बिना पंत जो जाती थी इसकी नहीं चलती, किसकी, दिलीप चंद की नहीं चलती, ठीक है। तो ये आपके पेपर में कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। दिलीप चंद के बाद जो अगला राजा आता है वो कौन सा राजा आता है भाई, वो कौन सा राजा आता है, तो वो आता है विजय चंद, ठीक है। कौन आता है, विजय चंद आता है। और विजय चंद के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर विजय चंद के सेनापति आपसे पूछे जाते हैं। एज यूजुअल इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इसके सेनापति आपसे पूछे जा सकते हैं। साकाराम कार्की इसके सेनापति हैं, विनायक भट्ट इसके कौन है, सेनापति हैं। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम में आपको कि पीरू गुसाई निम्नलिखित में से कौन से चंद शासक का क्या था, सेनापति था, तो कौन था भाई, विजय चंद के सेनापति थे ये। विजय चंद के बाद जो अगला क्या आता है, राजा आता है, वो कौन आता है, त्रिमल चंद आता है, ठीक है। और त्रिमल चंद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो पभय का ताम्रपत्र से मिलती है, ठीक है। और पभय का सूर्य मंदिर भी हमने पढ़ा था, जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, ठीक है, शक राजाओं के बारे में पढ़ा रहा था ना। शक राजाओं की जानकारी हमें कहाँ से देखने को मिलती है, ठीक है, शक राजाओं की जानकारी हमें मिलती है सूर्य मंदिर से देखने को मिलती है, ठीक है, इनकी सारी जानकारी है ना। तो यहाँ पर मुझे बताना जरा कि पभय का सूर्य मंदिर कौन से जिले में है, ठीक है। पभय का सूर्य मंदिर कौन से जिले में है, मर्ण का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, मर्ण का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, क्यार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, सुई का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, चंपावत में सुई का सूर्य मंदिर, ठीक है। तो ये मैंने आपको कहाँ पर पूछे थे, मतलब बताए थे, पिछले लेक्चर में बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, इन सारी मंदिरों के बारे में बताना है, ठीक है, जो भी मैंने आपसे पूछा। पभय का सूर्य मंदिर, मर्ण का सूर्य मंदिर, मर्ण का सूर्य मंदिर, ठीक है, सुई का सूर्य मंदिर मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। त्रिमल्ल चंद के समय ही क्या होता है, रसोई दरोगा की नियुक्ति होती है, ठीक है, क्या होती है, रसोई दरोगा की नियुक्ति होती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय काल में क्या हुई है, रसोई दरोगा की नियुक्ति हुई है, ठीक है। तो वो कौन सा है शासक, तो तिरुमल्ल चंद है भाई, ठीक है। और इसका वर्णन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सेरेमन ओखले की पुस्तक होली हिमालय में देखने को मिलता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि जो होली हिमालय है, ठीक है, जो क्या है, होली हिमालय है, कि इसके राइटर कौन है, इसके राइटर कौन है भाई, सेरेमन ओखले हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि त्रिमल्ल चंद के समय ही क्या है, रसोई दरोगा की नियुक्ति हुई थी। और इसका वर्णन कहाँ पर देखने को मिलता है, सेरेमन ओखले की पुस्तक होली हिमालय में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगला शासक आता है वो आता है बाज बहादुर चंद, ठीक है। कौन आता है, बाज बहादुर चंद। और ये क्या बोलता है, स्वयं को नारायण कहता है ये, ठीक है, स्वयं को क्या कहता है ये भाई, नारायण कहता है, ठीक है, क्या कहता है, नारायण कहता है। इसका रियल नाम क्या होता है, तो बाजा चंद होता है या बाज चंद। और बहादुर की उपाधि इसे कौन देता है, तो शाहजहां देते हैं। कौन देते हैं, शाहजहां देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो बाज बहादुर है, बाज बहादुर को जो बहादुर की उपाधि है वो कौन देते हैं, तो शाहजहां देते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करा था कि कटारमल के सूर्य मंदिर का क्या करा था, जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है।
ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा थल है, थल कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में एक जगह है थल। थल में इन्होंने क्या बनाया था? एक हथिया देवाल का मंदिर बनाया था। और इस एक हथिया देवाल के मंदिर है, इसकी तुलना किससे की जाती है? एलोरा मंदिर से। एलोरा जो हमारा क्या है मंदिर है, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, वहाँ से की जाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन्होंने देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि बाज बहादुर चंद ने एक चीज़ का और भी निर्माण कराया था। वो क्या कराया था? गोलू देवता के मंदिर का निर्माण कराया था। गोलू देवता का मंदिर कहाँ कहाँ पर है? तो घोड़ाखाल में है, नैनीताल में है, अल्मोड़ा में है, चंपावत में है, ठीक है। और गोलू देवता को क्या कहते हैं भाई? न्याय के देवता भी कहते हैं, ठीक है। तो जो भी लोग, ठीक है, जो भी लोग मतलब आउट ऑफ उत्तराखंड से उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो इन फैक्ट्स को थोड़ा सा अपने दिमाग में मेमोराइज करने की कोशिश करें कि जो न्याय के देवता हैं वो क्या हैं? गोलू देवता हैं, ठीक है। कुमाऊं की न्याय की देवी कौन है? कुटगाड़ी देवी। और कुटगाड़ी देवी का मंदिर कहाँ पर है भाई? पिथौरागढ़ जिले में है, ठीक है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जिले में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कुमाऊं की न्याय की देवी कौन है? तो कुटगाड़ी देवी। और कुटगाड़ी देवी का मंदिर कहाँ पर है भाई? पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं जो कभी ना कभी आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर भीमताल, देखो भीमताल में क्या है? कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल क्या है? भीमताल है, ठीक है। कैसे आकार का है? चंद्राकार का आकार का है या त्रिभुजाकार आकार का है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है कि भीमेश्वर महादेव का मंदिर है। क्या है भाई? भीमेश्वर महादेव का मंदिर है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ क्या हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था कि बाज बहादुर चंद जो, ठीक है, बाज बहादुर चंद के टाइम पर आता है सुलेमान सिको। अब सुलेमान सिको कौन होता है? ठीक है, सुलेमान सिको कौन होता है? तो देखो ये दारा सिको का पुत्र होता है, ठीक है। क्या होता है? ये दारा सिको का पुत्र होता है। देखो होता क्या है कि धर्मट का युद्ध होता है 1658 में। किसका युद्ध होता है? धर्मट का युद्ध होता है 1658 में, ठीक है। किसका होता है? धर्मट का युद्ध। और कब होता है? 1658 में होता है। और किस किस के मध्य होता है? तो औरंगजेब और दारा सिको के मध्य होता है, ठीक है। किस किस के मध्य होता है? औरंगजेब और दारा सिको के मध्य होता है। तो जो दारा सिको का पुत्र होता है, जो सुलेमान सिको, ठीक है, मुगलों का राजकुमार होता है, जो वो क्या कहता है वहाँ से भागकर उत्तराखंड में आ जाता है, जो उस टाइम पे था, ठीक है। और ये सबसे पहले क्या जाता है? चंद वंश के राजा बाज बहादुर चंद के शरण में जाता है। लेकिन बाज बहादुर चंद इसको क्या नहीं देता? शरण नहीं देता, ठीक है। क्या नहीं देता? शरण नहीं देता। तो उसी के समकालीन जो क्या होता है, गढ़वाल वंश का राजा होता है, वो कौन होता है? पृथ्वीपति शाह। और पृथ्वीपति शाह क्या करते हैं? सुलेमान सिको को अपनी शरण दे देते हैं। सुलेमान सिको को क्या कर देते हैं? अपनी शरण दे देते। कौन? पृथ्वीपति शाह। तो जब हम क्या पढ़ेंगे? गढ़वाल वंश पढ़ेंगे ना, जब हम गढ़वाल वंश के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पृथ्वीपति शाह के बारे में पढ़ेंगे, तो वहीं पर हम सुलेमान सिको के बारे में और डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पर ये याद रखो कि बाज बहादुर चंद की शरण में आता है और बाज बहादुर चंद इसको शरण नहीं देता, क्योंकि 1658 में धर्मट का युद्ध होता है। और धर्मट का युद्ध किस किस के बीच में होता है? औरंगजेब और दारा सिको। तो औरंगजेब इसको मारने के लिए बिल्कुल तत्पर रहता है। किसको? सुलेमान सिको को, ठीक है। अब देखो एकमात्र राजा जिसका चित्र कहाँ पर है? न्यूयॉर्क संग्रहालय में है, ठीक है। तो क्या पता कभी पूछा जाए, ठीक है। इसने भूटिया जनजातियों के व्यापारों पर कर लगाया था, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि किसने भूटिया जनजाति के व्यापारियों पर कर लगाया था, ठीक है, ठीक है। तो वो किसने लगाया था? बाज बहादुर चंद ने लगाया था। और कौन सा कर था? तो वो सिरती नामक कर था, ठीक है। सिरती नामक कर था, ठीक है, जो किसने लगाया था? बाज बहादुर चंद ने लगाया था। किन पे? भूटिया जनजाति के व्यापारियों पे लगाया था, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसने गूंठ भूमि दान दी। और गूंठ भूमि क्या होती है? कई बार पूछा जाता है कि गूंठ भूमि का मतलब क्या होता है। तो मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं भाई? गूंठ भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? गूंठ भूमि कहते हैं। और 1773 में क्या करता है? ये मंदिरों को भूमि दान देता है, ठीक है। तो वो उसको क्या कहते हैं? गूंठ भूमि कहते हैं, ठीक है। अत्याचारी बूढ़ा शासक भी इसको कहा जाता है। किसको? बाज बहादुर चंद को क्या कहा जाता है? अत्याचारी और बूढ़ा शासक भी कहा जाता है। और इसी के टाइम पर एक बात भी चलती है कि बरस गयो 80 बुद्धि गयो 89। मतलब इसको वर्ष तो हो गए 80, लेकिन इसका जो बुद्धि है वो क्या हो रही है? लगातार भ्रष्ट हो रही है, ठीक है। अब इसने कई पद भी सृजित किए, जैसे पनेरू हो गया, फलेरिया हो गया, हरबोला हो गया। हरबोला क्या होता था? सुबह सुबह हर हर बोल कर क्या करते थे? दरबारियों को ये उठाते थे, ठीक है। तो बाज बहादुर चंद के आस्पेक्ट में इतनी सारी चीज़ें क्या हैं? इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बाज बहादुर चंद के बाद कौन आता है भाई? उद्योग चंद आता है। उद्योग चंद आता है, ठीक है। कौन आता है? उद्योग चंद आता है। और ये भी क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसको जो सेनापति होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उद्योगचंद क्या करता है, गढ़वाल में खूब युद्ध लड़ता है, जैसे बधानगढ़ का युद्ध हो गया, ठीक है ना। गढ़वाल की राजधानी चांदपुर गढ़ पर भी ये कई बार आक्रमण करता है, ठीक है। तो जो ये उद्योगचंद होता है, इसका जो सेनापति होता है वो कौन कौन होते हैं, जैसे मैसी साहू हो गया, हीरू देववा हो गया, श्री शिरोमणि हो गया, तो ये क्या होते हैं, इसके सेनापति होते हैं, ठीक है। तो ये युद्ध लड़ता है 1778 में बधानगढ़ का युद्ध मैसी साहू के साथ। मैसी साहू कौन था, उद्योगचंद का सेनापति था, ठीक है। और यहाँ पर मैसी साहू क्या हो जाता है, मारा जाता है, ठीक है। ये नेपाल युद्ध भी करता है। डोटी राजा अजमेरगढ़ मतलब जो होता है ना, अजमेरगढ़ में जो डोटी राजा होता है उसके साथ नेपाल में युद्ध करता है 1663 से 85। और यहाँ पर कौन मारा जाता है, हीरू देहुआ मारा जाता है, जो इसका दूसरा सेनापति होता है, ठीक है। फिर 1688 में ये खेरीगढ़ की संधि करता है, डोटी राजा देवपाल के साथ करता है। इसने कुछ कार्य भी कहे हैं, जैसे रंग महल बनाया है, तो रंग महल कहाँ पर बनाया, अल्मोड़ा में बनाया है। तल्ला महल बनाया है, ठीक है। और इसके कार्य में क्या, इसने क्या करी थी, लक्ष्य दीपावली मतलब त्यौहार की शुरुआत करी थी। तो इसमें क्या होता था, लक्ष्य दीपावली में, इसमें लक्ष्य मतलब क्या है, 1,00,000 दियों से मतलब है इसमें, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्य दीपावली की शुरुआत किसने करी थी, तो उद्योगचंद ने करी थी, ठीक है। मराठा कवि मतीराम को भी इसने शरण दी थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मतीराम को शरण देने वाला कौन सा शासक है, चंद शासक है, तो कौन है, उद्योगचंद है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी और क्या इंपॉर्टेंट है, तो अल्मोड़ा में एक मंदिर का निर्माण कराया था इसने, और जिस मंदिर का नाम क्या है भाई, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, ठीक है। क्या है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किसने कराया था, कि इसका निर्माण किसने कराया था अल्मोड़ा में, तो उद्योगचंद ने कराया था। बाकी देखो ये इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी के भाई का नाम क्या है, तो लाटू देवता है। और नंदा देवी की बहन का नाम क्या है, तो त्रिपुरा सुंदरी है। तो जो त्रिपुरा सुंदरी है, जिसको किसने बनाया, उद्योगचंद ने बनाया है, वो क्या है, नंदा देवी की बहन मानी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उद्योगचंद में इंपॉर्टेंट है। अब देखो ज्ञानचंद तो हमने आगे पढ़ दिया, जिसको गरुड़ की उपाधि भी मिली थी, गरुड़ ज्ञानचंद को। लेकिन यहाँ पर आता है ज्ञानचंद द्वितीय, ठीक है। कई बार आपको इसमें कंफ्यूज हो जाता होगा, ठीक है। तो ज्ञानचंद द्वितीय आता है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, कि 1699 में ज्ञानचंद द्वितीय होता है, जो वो बधानगढ़ का युद्ध लड़ता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है कि जो नंदा देवी की सोने की मूर्ति होती है, वो गढ़वाल से कहाँ ले जाता है, कुमाऊं में ले जाता है, ठीक है। कौन ले जाता है, ज्ञानचंद द्वितीय ले जाता है। फिर यहाँ पर दुधौली का युद्ध भी होता है इसी टाइम पे, ज्ञानचंद द्वितीय और फतेहपति शाह के बीच में होता है, ठीक है। 1703 में होता है ये, ठीक है। और किस किस के बीच में होता है, ज्ञानचंद द्वितीय और फतेहपति शाह के बीच में होता है, ठीक है। दूधातोली का युद्ध। अब यहाँ पर थोड़ा सा दूधातोली आई है, तो दूधातोली के पठार को देख लेते हैं। तो ये 3 जिलों में है, ठीक है। दूधातोली क्या है, 3 जिलों में। आपकी परीक्षावाणी में केवल 2 ही जिले बताए गए हैं, पौड़ी और अल्मोड़ा। चमोली जिले में भी है ये, ठीक है, दूधातोली की जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। यहाँ से 8 नदियों का क्या होता है, निर्माण, मतलब 8 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। पूर्वी नयार हो गई, पश्चिमी नयार हो गई, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा हो गई, वूनो हो गई, और आटागाड़ हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या निकलती हैं, यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जगह है कोदिया बगड़, और कोदिया बगड़ में क्या है भाई, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की क्या है, समाधि स्थल है। तो ये दूधातोली के एस्पेक्ट में ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में, ठीक है, या वनडे एग्जाम में, ठीक है। वनडे एग्जाम में भी तो पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या होता है कि जो ज्ञानचंद द्वितीय होता है, ठीक है, ये क्या करता है, कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कौन करता है, तो कौन करता है, ये करता है ज्ञानचंद द्वितीय, ठीक है। अब देखो जो बद्रीनाथ मंदिर है ना, यहाँ पर पुजारी जो आते हैं, वो रावल पुजारी, वो कहाँ से आते हैं, केरल से आते हैं, ठीक है। और जो केदारनाथ में आते हैं, वहाँ पर भी रावल पुजारी आते हैं, लेकिन वो कहाँ से आते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका से आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट में है, ठीक है। और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे कि जो बद्रीनाथ का जो मंदिर है, वहाँ पर जो रावल पुजारी आते हैं बद्रीनाथ के मंदिर पे, वो कहाँ से आते हैं, तो वो केरल से आते हैं। लेकिन जो केदारनाथ में आते हैं पूजा करने के लिए रावल पुजारी, ठीक है, वहाँ पर जो रावल पुजारी हैं वो कहाँ से आते हैं, वो कौन से राज्य से आते हैं, तो वो कर्नाटक और महाराष्ट्र से आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज्ञानचंद द्वितीय के आस्पेक्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कौन करवाता है, कत्यूरी घाटी में तो ज्ञानचंद द्वितीय करवाता है, ठीक है।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ज़रा समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, और आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर से क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या आता है, ज्ञानचंद द्वितीय के बाद आता है जगत चंद, ठीक है। तो जगत चंद क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जगत चंद क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो कुमाऊं का जो स्वर्ण काल है, ठीक है, जो कुमाऊं का क्या है स्वर्ण काल है, वो कौन से राजा को कहते हैं कि जिसमें क्या हुआ था, कुमाऊं का स्वर्ण काल हुआ था। तो जगत चंद के आसपास, मतलब जगत चंद के टाइम पर क्या हुआ था, कुमाऊं का स्वर्ण काल माना जाता है। पहला ऐसा राजा जिसने जुआरियों पर कर लगाया था, तो ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा राजा था जिसने जुआरियों पर कर लगाया था, तो कौन था, जगत चंद था। 1709 में गढ़वाल पर आक्रमण करता है और श्रीनगर को क्या कर देता है, जीत देता है, और दान में दे देता है ब्राह्मणों को ये, ठीक है। फतेहपति शाह गढ़वाल राजा था उसके समकालीन, ठीक है। तो चाहे वो ज्ञानचंद द्वितीय हो चाहे जगत चंद हो, ठीक है, उनके टाइम पर उनका समकालीन कौन है, फतेह शाह है, ठीक है। 84 माल परगना जो कि किसको मिला था, जरा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। जिसको अकबर को जो मिलने भी गया था, ठीक है। अकबर ने इसकी वीरता को देखकर इसको 84 माल परगना दिया था। अभी मैंने ऊपर देखा था, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग एक्टिव तरीके से इस लेक्चर को देख रहे हैं भाई, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या होता है कि जगत चंद जो 84 माल परगना होता है, इसको सालाना 9 लाख की इनकम होती है यहाँ से, ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो 9 लखिया परगना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी मृत्यु किस चीज़ से हो जाती है, चेचक से हो जाती है, ठीक है। एक बुक है जगत चंद्रिका, ठीक है, इसके लेखक कौन है, पद्मदेव पांडे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये शायद इससे रिलेटेड रहा होगा तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो कौन सी बुक है, ठीक है, एक बुक है, ठीक है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जगत चंद्रिका, ठीक है, क्या है, जगत चंद्रिका है, उसके लेखक कौन है, तो पद्मदेव पांडे उसके क्या है, लेखक है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कभी भी। फिर आते हैं देवी चंद में, तो जगत चंद के बाद कौन सा अगला शासक आता है, देवी चंद आता है। और देवी चंद को क्या कहते हैं, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, ठीक है। देवी चंद को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का MBT कहा जाता है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि चंद वंश का यहाँ से अवनत काल शुरू हो जाता है, मतलब यहाँ से डिक्लाइन की अवस्था में चला जाता है चंद वंश, ठीक है। क्योंकि जगत चंद था, इसके टाइम पे क्या था, जो चंद वंश था वो स्वर्णिम युग था उसका, ठीक है। लेकिन जैसे ही देवी चंद क्या बनता है, राजा बनता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, चंद वंश का अवनत काल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कुमाऊं का इसको क्या कहते हैं, MBT भी कहते हैं। 2 ताम्रपत्र मिलते हैं इसमें, ठीक है। एक है ब्रह्म ताम्रपत्र, ठीक है, और दूसरा है झिझाड़ा ताम्रपत्र। तो ब्रह्म ताम्रपत्र में इसको क्या बोला गया है, महाराजा कुमार बोला गया है, ठीक है। और झिझाड़ा ताम्रपत्र में देवी सिंह गुसाई बोला गया है, इसको किसको, देवी चंद को बोला गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा चंद शासक था जिसमें चंद वंश का अवनत काल शुरू हुआ, तो देवी चंद था। ऐसा कौन सा शासक है कुमाऊं का, ठीक है, जिसको MBT की संज्ञा दी गई है, तो वो भी कौन है, देवी चंद है। उसके बाद आता है अजीत चंद, ठीक है, क्या आता है, अजीत चंद आता है, ठीक है। और अजीत चंद क्या कहता है कि गेंडागर्दी शासन कहते हैं, इसके शासनकाल को क्या कहते हैं, गेंडागर्दी शासन कहते हैं, ठीक है। ये एक कठपुतली वाला शासक रहता है, मतलब इसका जो शासन होता है ये पूरा का पूरा किस पे चला जाता है, इनके सेनापतियों पे चला जाता है, ठीक है। बाकी ये नॉर्मल मतलब नाम का क्या होता है, राजा होता है, नाम का राजा कौन होता है, अजीत चंद, ठीक है। तो जो गेंडागर्दी जो शासन कहते हैं इसके शासनकाल को, वो क्यों कहते हैं, तो जो इसके सेनापति थे उनका नाम क्या था, मानिक चंद गेंडा और पूर्ण चंद गेंडा, इसी वजह से इनके शासनकाल को क्या कहते हैं, गेंडागर्दी शासन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा राजा था जिसके शासनकाल को गेंडागर्दी शासन कहा जाता है, तो अजीत चंद को कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद आता है कल्याण चंद, ठीक है। तो कल्याण चंद जो चौथा है, कल्याण चंद 4th है ये, ठीक है, जो कल्याण चंद 4th है, ये भी आपसे क्वेश्चन में कई बार पूछा जा सकता है। ये क्या था, एक अनपढ़ राजा था, ठीक है। रोहिलाओं का आक्रमण हुआ था इसमें 1743 में, ठीक है, रोहिलाओं का आक्रमण हुआ था यहाँ पर 1743 में, ठीक है। अब ये एक ऐसा राजा है ना, यहाँ से रोहिलाओं के आक्रमण बढ़ेंगे, ठीक है। रोहिला क्या करेंगे, इनसे संधि करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, लालच में इनको भगा देंगे, और उसके बाद क्या होगा, 1791 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोरखाकालीन शासन स्थापित हो जाएगा। कहाँ पर,
कुमाऊं में, ठीक है, कुमाऊं में, ठीक है। और गढ़वाल में कब होता है गोरखाकालीन काल शुरू? तो 1804 में होता है, जब प्रद्युम्न शाह को वहाँ पर खुड़बुड़ा के युद्ध में हराया जाता है ना, ठीक है। तो कल्याण चंद जो चौथा था, ये क्या था? एक अनपढ़ राजा था, और इसके टाइम पे क्या हुआ था? रोहिलाओं का आक्रमण हुआ था, ठीक है। इसके सेनापति कौन था? जो रोहिला सेनापति था वो कौन था? अली मोहम्मद था, एक रोहिला था ये, ठीक है। और जो कल्याण चंद होता है ये हेल्प मांगता है प्रदीप शाह से, गढ़वाल के प्रदीप शाह से मांगता है, ठीक है, ठीक। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक तरफ होती है गढ़वाल और कुमाऊं की सेना, और एक तरफ होते हैं रोहिला, लेकिन तब भी क्या होते हैं, रोहिला यहाँ से जीत जाते हैं। और रोहिला यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो कटारमल का सूर्य मंदिर है ना, इसको तोड़ के भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो रोहिलाओं को प्रदीप शाह की मदद से, ठीक है, रोहिलाओं को प्रदीप शाह की मदद से 3 लाख रुपए दिए गए हैं, ठीक है, और कल्याण चंद चौथे द्वारा दिए गए थे, ठीक है। तो मतलब ये क्या करते हैं कि ये पैसा मिला के क्या करते हैं, रोहिलाओं को पैसे देते हैं। उसके बाद रोहिला का सेकंड आक्रमण 2 साल बाद नजीब खान द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था, ठीक है, किसने? कल्याण चंद चौथे ने, ठीक है। कल्याण चंद चौथे ने क्या करा था, जागेश्वर मंदिर से क्या लिया था भाई? ऋण लिया था, ठीक है। फिर इसको क्या कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला से मिलने हेतु, मतलब इसने क्या करा था, सुनो, यहाँ पर क्या हुआ था कि रोहिलाओं का सेकंड आक्रमण हुआ था 2 साल बाद, नजीब खान द्वारा किया गया था। इस पे किस पे? कल्याण चंद चौथे पे। लेकिन और भी ये घटिया काम करता है, क्या करता है कि मोहम्मद शाह रंगीले को मिलने जाता है, और वहाँ से क्या करता है, ये जागेश्वर मंदिर से ऋण लेता है। कौन लेता है? कल्याण चंद चौथा लेता है। और कल्याण चंद चौथे का जो दरबारी कवि था वो कौन था? कवि शिव था। और कवि शिव द्वारा क्या कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो कल्याण चंद्रोदयम लिखी गई है, ठीक है। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कल्याण चंद्रोदयम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? कवि शिव के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं। क्या फैक्ट हैं? देखो, शिवदत्त जोशी, ठीक है, शिवदत्त जोशी कौन था? नारायण मिश्र ने शिवदत्त जोशी को उपाधि दी थी, किस चीज़ की? शिवाजी की, ठीक है। किस चीज़ की दी थी? शिवाजी की दी थी। बक्सी की उपाधि भी मिलती है इन्हें, किनको? शिवदत्त जोशी को, ठीक है। इनके सेनापति, जो इनका सेनापति था वो कौन था? हाँ, ये जो क्या थे, ये मतलब ये बक्सी क्या थे? सेनापति थे, है ना। ये तो इंपॉर्टेंट ही है ना। उसके बाद क्या थे? कुमाऊं का बैरम खान भी कहा जाता है, किसको? शिवदत्त जोशी को कहा जाता है, ठीक है। शिवदत्त जोशी का जो पुत्र होता है वो कौन होता है? हर्षदेव जोशी होता है। और हर्षदेव जोशी ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको किंग मेकर भी कहा जाता है, ठीक है। अलवी वॉर्क भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, रोहिलाओं को फिर से बुलाया था यहाँ पर चंद्रवंश में, और चंद्रवंश के काफ़ी राजाओं को इन्होंने क्या करा था, रोहिलाओं से मरवाया भी था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं, किसके बाद? कल्याण चंद चौथे के बाद आते हैं राजा दीपचंद, ठीक है। ये बहुत ही सीधा और सरल शासक होता है, ठीक है। इसका सेनापति कौन होता है? हरिराम होता है। इसका संरक्षक कौन होता है? शिवदत्त जोशी होता है, बैरम खान, वही ये ऊपर वाले इनके पिताजी हर्षदेव जोशी के कौन पिताजी कौन थे? शिवदत्त जोशी। ये बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इनका पुत्र, इनका जो वो होता है, इनका जो सेनापति होता है वो कौन होता है? हरिराम होता है। किसका? राजा दीपचंद का होता है, ठीक है। शिवदत्त जोशी का जो पुत्र होता है वो हर्षदेव जोशी होता है, ठीक है। और जो राजा दीपचंद होता है, गूंगा शासक, हैमिल्टन द्वारा इन्हें क्या बोला गया है? गूंगा शासक बोला गया है। इन्होंने क्या करी थी? मूर्ति जागेश्वर में है, इनकी एक मूर्ति क्या है? जागेश्वर मंदिर में भी है, किनकी? राजा दीपचंद की, ठीक है। तिरुमल चंद और दीपचंद की भी है वहाँ पर, मतलब 3 राजाओं की वहाँ पर क्या है? मूर्ति है। राजा दीपचंद, तिरुमल चंद और दीपचंद और तिरुमल चंद की मूर्ति है, कहाँ पर? जागेश्वर मंदिर में। तो 1761 में क्या होता है? पानीपत की तीसरी लड़ाई भी होती है ना, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। कुमाऊं का राजा वहाँ पर कौन होता है? दीपचंद होता है। तो दीपचंद वहाँ पर भाग लेता है और अफगानों की मदद करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 64 में बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद तो अंग्रेज आ जाते हैं। अंतिम समय में राजा दीपचंद को सीराकोट की जेल में रख दिया जाता है, और वहाँ पर ही क्या हो जाती है? दीपचंद की मृत्यु हो जाती है। देखो यहाँ पर ही समाप्त किन किन लोगों का शासनकाल हो जा रहा है। फिर देखो, दीपचंद के साथ ही शिवदत्त जोशी भी यहाँ पर बिल्कुल इसके बाद क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं, मतलब, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाते हैं इनके पुत्र हर्षदेव जोशी। तो मोहन चंद इसके बाद कौन बनता है? राजा बनता है। इसका रियल नाम क्या था? मोहन सिंह रौतेला था, ठीक है। मोहन सिंह रौतेला था, किसका नाम? मोहन चंद का नाम, ठीक है। और इनको कौन बनाता है राजा? तो हर्षदेव जोशी बनाता है। और किंग मेकर ऑफ कुमाऊं किसे बोला जाता है? हर्षदेव जोशी को बोला जाता है। कांग्रेस का किंग मेकर किसे कहा जाता है? तो के कामराज को कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जो INC है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कांग्रेस का किंग मेकर किसे कहा जाता है? तो के कामराज को कहा जाता है, ठीक है। हर्षदेव
हर्षदेव जोशी गढ़वाल के राजा ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण का निमंत्रण देते हैं। ठीक है, तो ललित शाह और मोहनचंद की क्या होती है, लड़ाई होती है। ठीक है, यहाँ पर मोहनचंद हार जाता है, मोहनचंद भाग जाता है कहाँ पर, नवाब फैजुल्ला की शरण में चला जाता है, रामपुर के राजा थे ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कौन बनता है, ललित शाह का पुत्र क्या बनता है, यहाँ पर गद्दी पर बैठता है। और ललित शाह का पुत्र कौन होता है, प्रद्युम्न शाह होता है। तो कुमाऊं की गद्दी पर कौन बैठता है, ललित शाह का पुत्र प्रद्युम्न शाह बैठता है। एकमात्र ऐसा शासक जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, प्रद्युम्न शाह आपको पता ही होगा। ठीक है, ललित शाह क्या होता है, इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है, तो दुलड़ी में होती है। दुलड़ी एक जगह है, वहाँ पर इसकी मृत्यु कैसे हो जाती है, मलेरिया से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर प्रद्युम्न शाह, चंद के एस्पेक्ट में बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बड़ा होता है और इससे छोटा क्या होता है कि जय कीर्ति शाह होता है इसका छोटा भाई। ठीक है, इसका छोटा भाई होता है जय कीर्ति शाह, जो कि कहाँ पर बैठता है, गढ़वाल की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, पर बाद में पता नहीं ऐसा कुछ होता है कि ये उसको लड़ाई मारता भी नहीं, मतलब कुछ नहीं करता इसको, लेकिन उसको मन ही मन में कुछ ऐसा कर देता है कि ये क्या करता है, अपनी आत्महत्या कर लेता है। कौन, जय कीर्ति शाह। और कहाँ पर, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में ये क्या कर लेता है, अपनी आत्महत्या कर लेता है। कौन, जय कीर्ति शाह। तो ये क्या करता है फिर, वापस प्रद्युम्न शाह क्या कहाँ चला जाता है, वापस अपने गढ़वाल शासन में चला जाता है और फिर कुमाऊं की गद्दी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। ठीक है, तो कुमाऊं का फिर से राजा कौन बनता है, तो फिर से मोहनचंद इसका राजा बन जाता है, वहाँ से वो वापस आ जाता है। तो 2 बार कुमाऊं का राजा कौन बनता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राजा था जो 2 बार क्या बना था, कुमाऊं का राजा बना था। तो वो कौन बना था भाई, मोहनचंद बना था। इसने कुमाऊं में नागा बाबाओं की भी क्या करी थी, फौज तैयार करी थी। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको कि नागा बाबाओं की फौज किसने तैयार करी थी, तो मोहनचंद ने करी थी। कुमाऊं की जनता पर इसने कर भी लगाया था, तो मांगा कर भी लगाया था। ठीक है, तो फौज तैयार करने के लिए इसने क्या करा था, मांगा कर भी करा था। हर्षदेव जोशी क्या करता है कि मोहनचंद की हत्या कर देता है। फिर शिवचंद क्या करता है, हर्षदेव जोशी को हर्षदेव जोशी क्या करता है, शिवचंद को यहाँ का राजा बना देता है। और कुमाऊं या मिट्टी का महादेव की संज्ञा भी किसे दी गई है, शिवचंद को दी गई है। ठीक है, मोहनचंद का भाई कौन बनता है, लाल सिंह चंद बनता है और शिवचंद की हत्या कर देता है। ये जो ऊपर है ना शिवचंद, ठीक है, इसकी हत्या कर देता है कौन, मोहनचंद का भाई लाल सिंह चंद। तो लाल सिंह अपने भतीजे मोहनचंद का जो पुत्र होता है महेंद्र चंद, उसको फिर क्या बना देता है, राजा बना देता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे ही महेंद्र चंद राजा बनता है तो हर्षदेव जो जोशी होता है वो क्या करता है, गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण का निमंत्रण देता है। और 1990 में अल्मोड़ा में जो हवाल बाग का युद्ध होता है वो महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच में होता है और वहाँ पर महेंद्र चंद मारा जाता है। तो वहाँ से क्या हो जाता है, फिर कुमाऊं में गोरखा शासन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के कि गोरखाओं को कुमाऊं में कौन लाया, तो अल्टीमेटली हर्षदेव जोशी ही गोरखाओं को कुमाऊं में लाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो हर्षदेव जोशी को क्या क्या कहते हैं, कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, कुमाऊं का अल्विवॉर्क कहा जाता है, विभीषण की इसको संज्ञा है ना, किंग मेकर की भी संज्ञा। विभीषण इसको कौन बोलते हैं, राहुल शंकरतैन जी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो चंद्रवंश का प्रशासन। अब देखो यहाँ पर से चंद्रवंश में तो कौन आ गया, गोरखा आ गए। कल हम पढ़ेंगे गढ़वाल, और गढ़वाल को भी हम ऐसे ही ख़त्म करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि गढ़वाल में भी कौन आ जाते हैं, गोरखा आ जाते हैं। फिर हम अगली वीडियो में गोरखा शासन को पढ़ेंगे, गोरखा शासन के साथ हम अंग्रेजों का शासन भी पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लास्ट में क्या पढ़ लेंगे, जो राज्य आंदोलनकारी फिर बने थे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी इतिहास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमारी इतिहास खत्म होगी तो आपका एक बड़ा सेगमेंट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा चंद्रवंश का प्रशासन या कर देख लेते हैं। ठीक है, तो चंद्रवंश का प्रशासन क्या है, सबसे पहला है राज्य। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई प्रशासन। ठीक है, इसका मुख्य कौन होता था, राज्य के बाद आता है मंडल के बाद आता है देश के बाद आता है परगना। और परगना क्या थी, चंद्रवंश की सबसे छोटी इकाई थी और इसका मुखिया कौन होता था, तो सर्वोच्च अधिकारी सीकदार होता था और सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कौन होता था, बख्शी होता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर परगना के बाद आता था गरखे क्या होते थे, गरखा का मुख्य क्या होता था, नेगी। गरखा के बाद आता था गांव का मुख्य क्या होता था, सयाना और बूढ़ा। और गांव में कुछ अधिकारी होते थे, कोटाल, प्रधान और प्रहरी। ठीक है, तो कोटाल क्या करते थे, लगान का लेखा जोखा रखने वाले को क्या कहते थे, कोटाल कहते थे। प्रधान क्या होता था, एक अनुवांशिक पद होता था जो कि क्या करता था, राजस्व वसूली का काम करता था। ठीक है, फिर प्रहरी जो कि क्या करता था, गाँव की सुरक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 अलग से फैक्ट हैं कि पनार नदी को क्या कहते हैं, स्वर्ण धूल भी कहा जाता है। ठीक है, सरयू नदी कहाँ से निकलती है, सरमूल और झुंडी से निकलती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो ऋषिकेश है ये, ठीक है, ऋषिकेश
हाँ ऋषिकेश, तो पश्चिमी धौली गंगा और ऋषि गंगा के संगम पर है कि, ठीक है, तो ये ठीक है। उसके बाद कुछ चंदों के कर हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं, ठीक है, एक आध क्वेश्चन तो हमेशा बनता है यहाँ से। साव और रंगताली क्या होता है, लेखकों से लिया जाने वाला कर था, ठीक है। रौल्य और देवालय क्या था, राजमहलों की पूजा हेतु लिया जाता था। कटक सेना के लिए लिया जाता था। मांगा कर किसने कौन लाया था, मोहनचंद लाया था। क्यों, क्योंकि इसने आवश्यकता पड़ने पर क्या लगाया था, ये कर लगाया था, ठीक है। तो आवश्यकता पड़ने पर ये कर लगाने वाला क्या था, मांगा कर। बेकर क्या था, अनाज के रूप में लिया जाता था। मिझारी, मिझारी क्या होता था कि कामगारों द्वारा कामगारों पर लगने वाला कर क्या होता था, मिझारी। जैसे झूला हो गया, घी के विक्रेताओं पर लगता था ये मिझारी नामक कर। गोरखा भी इस कर को लगाते थे भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कर कौन सा था जो गोरखा भी लगाते थे और चंद्रवंश के राजा भी लगाते थे, तो वो कौन थे, मिझारी कर था। फिर खैनी कपिलनी कर, ये कौन लगाते थे, कुली बेगार पर लगता था ये कर, ठीक है, कुली बेगार लेने वालों पे। फिर राखिया कर तो जनेऊ संस्कार वाला है। कनक सौका व्यापारी है, स्वर्ण धूल पर लगना। तांड कर बुनकरों से लिया जाने वाला कर। बाजनीय नृत्यांगन, ये आया है बाजनीय और बाज दिया, ये दो कर आए हुए हैं पेपर में, बहुत बार आए हुए हैं। तो बाजनीय नृत्यांगनाओं पर लगने वाला कर। सिरती नामक कर किसने लगाया था, तो बाज बहादुर चंद ने लगाया था। और किस पे लगाया था भाई, भूटिया व्यापारियों पर लगाया था कर, ठीक है। जूलिया कर या सांगा कर पुलों पर लगता था। शुक कर राज सेवक के लिए उपहार कर था ये, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हिल यानी अधूल कर, हिल यानी अधूर कर क्या होता था, सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाता था कर। भाग कर घराटों पर लगने वाला कर। मौकर प्रत्येक परिवार पर लगने वाला कर। कूत रकम के बदले दिया जाने वाला अनाज, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, ये कर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये कर हैं, यहाँ से कभी ना कभी आपसे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। फिर इनकी कुछ शब्दावली भी थी, प्रमुख शब्दावली थी, ठीक है, जो आपसे पूछी जा सकती है। क्या है, पहले चौबदार है, ठीक है, क्या है, चौबदार है। राजा का सामान ढोने वाले को क्या कहते थे, चौबदार कहते थे। सेजाली, सेजाली किसे कहते थे, राजा की निजी वस्तु का संरक्षण करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे भाई, सेजाली कहा जाता था, ठीक है। सीराकोट, सीराकोट क्या थे, कुख्यात जेल थी। दीपचंद की मृत्यु यहीं पर हुई थी, सीराकोट के जेल में हुई थी। परिव्राजक मतलब गुप्तचर होते थे। परिव्राजक मतलब क्या होता है भाई, गुप्तचरों को, गुप्तचर होता है। पौरी 15 विश्व शूद्र जनता या सामान्य जनता से लिया जाने वाला कर, ठीक है। थात मतलब होता था भूमि, ठीक है, और थातवान मतलब होता था भूमि का मालिक। और यहाँ पर दो प्रकार के कर लगते थे, एक सिरतान कर और एक खाए कर। सिरतान कर क्या लगता था, नगद कर होता था, ठीक है, और खाए कर क्या होता था, अनाज और प्लस कर होता था, ठीक है। नगद कर क्या होता था, जब कृषि नहीं होती थी तब क्या दिया जाता था, नगद कर दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, चंद्रवंश, ठीक है, चंद्रवंश हो गया, चंद्रवंश का प्रशासन हो गया, चंद्रवंश के द्वारा लिया जाने वाला कर हो गया। चंद्रवंश की शब्दावली हमने क्या कर लिया, इस टॉपिक में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब कल क्या पढ़ेंगे हम, गढ़वाल वंश या परमार वंश या पंवार वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर थोड़ा सा आपको मैं बताऊं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा या इस लेक्चर में क्या पढ़ा, तो चंद्रवंश को हमने इसमें क्या करा, पूर्ण तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। चंद्रवंश को हमने क्या कर लिया है, इसमें पूर्ण तरीके से पढ़ लिया है। देखो चंद्रवंश के राजाओं के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, किसके बारे में पढ़ा, राजाओं के बारे में पढ़ा। चंद्रवंश के प्रशासन के बारे में पढ़ा, प्रशासन के बारे में पढ़ा, ठीक है। चंद्रवंश के करों के बारे में पढ़ा, यहाँ से भी कर आते, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, करों के बारे में पढ़ा। और अंत में चंद्रवंश में जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है इसके बारे में भी हमने क्या करा, पूर्ण तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे भाई, गढ़वाल वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, गढ़वाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ये मुझे आप कहाँ पर बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।